हेलो एवरीवन, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज हम केबीसी नैनो की जो बुक आती है बिहार समग्र, उससे बिहार की कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने बिहार की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों केबीसी नैनो की बुक से कंप्लीट कर ली है। आज हम करेंगे कला और संस्कृति। ओके, इसके बाद इकोनॉमी कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही हमने सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब के प्रैक्टिस से क्वेश्चन भी करवाए हैं इससे, केबीसी नैनो की बुक से। और इसके अलावा अगर किसी को घटना चक्र साइंस का एमसीक्यू करना हो तो वो भी इस चैनल पे मिल जाएगा आपको। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो शुरू करते हैं। प्राचीन काल से ही बिहार कला और संस्कृति के विकास का मुख्य केंद्र रहा है। पाषाणकालीन मानव संस्कृति के चिन्ह बिहार में आज भी उपलब्ध हैं। मौर्य काल में बिहार ने कला और संस्कृति के क्षेत्र में संपूर्ण उत्तरी भारत को मार्गदर्शन प्रदान किया। मौर्य काल में पाल शासन काल में चित्रकला और मूर्तिकला का विकास ने समस्त पूर्वी भारत में एक नई शैली को जन्म दिया। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। बंगाल का प्रमुख शासक वर्ग था ये, गोपाल था, पाल वंश। अगला है कि पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही बौद्धिक क्रियाकलापों का बड़ा केंद्र था। बिहार की संस्कृति समृद्ध एवं गौरवपूर्ण रही है, जिससे भारत की महान संस्कृति और समृद्धि एवं उन्नतशील हुई है। भारतीय दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में सर्वोच्च कोटि के चिंतन की शुरुआत राजा जनक की सभा मंडली से ही हुई थी। महावीर और गौतम बुद्ध जैसे धर्म प्रचारकों ने पूरे विश्व में मैत्री, प्रेम, सेवा, सहिष्णुता, असहिष्णुता में अपने आप को प्रस्तुत किया। ओके, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन। ये देखते हैं क्या लिखा हो। विद्वान और उनकी उपलब्धियाँ। उपावर्षा मीमांसा और वेदांत के टिप्पणीकार हैं। ये मीमांसा जो होता है और वेदांत के टिप्पणीकार हैं, वेदों का अंत, उपनिषद काल के। ओके, अगला है वैस। ये पाणिनि के गुरु थे। पाणिनि कौन थे? व्याकरणाचार्य, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखा है। संस्कृत का पहला व्याकरण की रचना की थी इन्होंने। पाणिनि प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य एवं अष्टाध्यायी के लेखक हैं। ये भी बिहार के थे। वैसे एनसीईआरटी में एक जगह लिखा हुआ है कि अफगानिस्तान से थे। ओके, तो देख लेना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अफगानिस्तान से आए हुए थे, लेकिन बिहार समग्र में सब जगह यही लिखा देखा मैंने कि ये पाणिनि बिहार के थे। पिंगला छंद विच्छेदी के लेखक हैं ये। व्याधि, इन्होंने ज्यामिति सूत्र संग्रह लिखा। पतंजलि प्रसिद्ध दार्शनिक थे ये, पतंजलि। ओके, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है। महाभाष्य जो क्या है? जो पाणिनि के व्याकरण पर एक टिप्पणी है। पाणिनि के व्याकरण पर एक टीका लिखी गई है पतंजलि के द्वारा। चरक चिकित्सोविद थे, पता ही है। स्थापत्य एवं मूर्ति कला पर चलते हैं अब। ओके, बिहार में कला की प्रगति के स्पष्ट साक्ष्य मौर्य काल से लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी से उपलब्ध होने लगते हैं। मौर्य काल में वास्तुकला, मूर्तिकला विकसित अवस्था तक पहुंच गई थी। अशोक के स्तंभ, जिन पर जानवरों की जीवित आकृतियां, खुदाई का काम परिपक्व कला के रूप में प्रमाण है। दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की प्रतिमा, कितनी ही बार पूछा है कि यक्षिणी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? तो दीदारगंज से। किस समय की प्रतिमा है ये? तो मौर्यों के समय की प्रतिमा है। ओके, यक्षिणी की प्रतिमा इस काल की मूर्ति कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। सर्च करके जरूर देख लेना जब कला संस्कृति पढ़ना, तो जो भी इम्पोर्टेंट, जैसे यक्षिणी की प्रतिमा अगर सर्च कर लोगे तो जीवन में फिर कभी नहीं भूलोगे, इतना सुंदर मूर्ति है ये। मौर्य काल में पत्थर पर पॉलिश करके उसे चिकना बनाया गया है। पत्थर पर इस प्रकार की शीशे जैसी चमक दूसरे किसी कालखंड में देखने को नहीं मिलती है। मौर्यकालीन स्थापत्य के नमूने पटना में पाटलिपुत्र के प्राचीन भग्नावशेष से मिले हैं, जिसमें 80 का स्तंभों वाला सभा कक्ष और काष्ठ कला की अद्भुत कारीगरी से युक्त प्राचीर सुरक्षा के अभेद्य तरीके अपनाए गए हैं। ओके, ये मौर्य काल का मिला है पटना में। राजप्रसाद जो मिला था, राजप्रसाद क्या था? राजप्रसाद ये राजा, जो मौर्य वंश के राजा रहते थे, उनके रहने की जगह था, भवन। इसका निर्माण लकड़ी से किया गया था। ये भी पूछा है कि किस वस्तु से बनाया गया था? लकड़ी से। और इसकी चर्चा किसने की है? ह्वेनसांग ने की है, जो किसके समय आया था? हर्ष के समय आया था। और फाहियान ने भी की है। ओके,
गया के समीप जहानाबाद जिले में अवस्थित बराबर की पहाड़ी में प्रस्तर कला के नमूने प्रमुखता से देखे जा सकते हैं। बराबर की पहाड़ियों में प्रस्तर पत्थर का कला। पटना के दक्षिणी भाग में कुम्हरार से एक विशाल कक्ष के अवशेष मिले हैं जिसमें 80 स्तंभ थे। यह संभवतः किसी सभागार या राजमहल का हिस्सा था। रामपुरवा से प्राप्त प्रस्तर स्तंभ पर नटुआ बैल सांड ललित मुद्रा में खड़ा है। अशोक के एकाश्म स्तंभ बिहार में लौरिया नंदनगढ़ पश्चिम चंपारण में है। ये लौरिया नंदनगढ़ कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। लौरिया अरेरेजा पश्चिमी चंपारण, रामपुरवा पश्चिमी चंपारण और बसाढ़ कोल्हुआ मुजफ्फरपुर से प्राप्त हुए हैं। अशोक के एकाश्म स्तंभ बिहार में कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पश्चिम चंपारण से 3 प्राप्त हुए हैं, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेरेजा और रामपुरवा। और बसाढ़ कहाँ से प्राप्त हुआ है? मुजफ्फरपुर से। जरा ये देख लेते हैं क्या है। यूरोपीय स्थापत्य का उदाहरण दिया है। ये पटना का जो वर्तमान में बहुत सारे सरकारी बिल्डिंग है वो पटना कलेक्ट्री हॉलैंड शैली में बना है। ये पटना कॉलेज ये भी हॉलैंड के शैली में बना है। और पादरी की हवेली ये गॉथिक शैली में बना हुआ है, गॉथिक शैली। बांकीपुर चर्च ये गॉथिक शैली में बना हुआ है, यूरोपियन शैली है गॉथिक। क्या है ये? जो कुछ समय पहले यूनेस्को में शामिल किया गया था मुंबई के गॉथिक शैली आर्ट के कुछ बिल्डिंगों को। राजभवन ये यूरोपीय शैली में बना हुआ है। मुख्य सचिवालय ये भी यूरोपीय शैली में बना हुआ है। उच्च न्यायालय यूरोपीय शैली में बना हुआ है। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। पटना संग्रहालय इंडो इस्लामिक शैली में बना हुआ है। ये इंडो इस्लामिक शैली में। सुल्तान पैलेस ये भी इंडो इस्लामिक शैली में बना हुआ है। अगला है कि मौर्य कला का प्रसिद्ध नमूना दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा है जो वर्तमान में बिहार संग्रहालय में सुरक्षित है। अवशेष के रूप में बचे ये गोलाकार स्तंभ पत्थर की एक ही शिला को काटकर बनाया गया है। इनको चमकीली पॉलिश द्वारा चिकना व चमकीला बनाया गया है। एकाश्म क्या होता है? एक ही पत्थर का टुकड़ा है, उसको तराश कर उसका अलग अलग रूप देना। ये मौर्य कला था। इसमें क्या से पढ़ा हमने? यक्षिणी की प्रतिमा पढ़ा। अशोक के स्तंभ पर है, लौरिया नंदनगढ़ वगैरह में। राजप्रसाद का एक प्रमाण मिला है। राजप्रसाद क्या था? वो 80 स्तंभों वाला मिला है कुम्हरार से। अगला है गुप्त कला। शुंग और कुषाण काल में कला का विकास जारी रहा, मगर इस काल के नमूनों से मौर्यकालीन कलात्मक गुणवत्ता नहीं प्रकट होती है। गुप्त काल में पुनः वास्तुकला का विकास बड़े पैमाने पर हुआ, जिसकी प्रेरणा सारनाथ के क्षेत्र में विकसित हुई। मथुरा कला से प्रभावित शैली से प्राप्त हुई। साथ ही नालंदा से स्थापत्य मूर्ति कला के अनेक स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। कहाँ कहाँ से? नालंदा से। ओके। नालंदा में चूने या मिट्टी से बनी गुप्तोत्तरकालीन स्टको गच्चकारी की एक विशाल मूर्ति करीब 75 फीट का कला संयोजन स्थापत्य कला का नमूना है। यहाँ के मंदिर संख्या 3 में देखने को मिलता है। नालंदा में मंदिर में देखने को मिलता है। भागलपुर के सुल्तानगंज से प्राप्त 7.5 फीट ऊंची बुद्ध की ताम्र मूर्ति, तांबे की है ये भी पूछ सकता है बीपीएससी। तांबे की कितने फीट ऊंची? 7.5 फीट ऊंची। कहाँ से? सुल्तानगंज भागलपुर, जहाँ से जल भर के लोग देवघर जाते हैं, वही वाला। ओके। ताम्र मूर्ति गुप्त काल के प्रारंभिक श्रेष्ठ रचनाओं में एक है। इस मूर्ति पर पारदर्शक वस्त्र है जो शरीर से चिपके हुए है। वर्तमान में यह मूर्ति बर्मिंघम इंग्लैंड के संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए। इंग्लैंड से जो चोर लोग आए अंग्रेज, अपने यहाँ चुरा के ले गए। यह मूर्ति गुप्तकालीन धातु शिल्प का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बिहार में अनेक गुप्तकालीन मृण्मय मिट्टी की बनी मूर्तियां प्राप्त हुई है जिनका सौंदर्य अप्रतिम है। ओके। गुप्तकालीन मूर्ति कला के नमूने रोहतास, भोजपुर, नालंदा, राजगीर, गया, वैशाली, सुल्तानगंज, पटना आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। गुप्त कला मथुरा शैली से प्रभावित थी तथा इसमें बौद्ध धर्म की तुलना में हिंदू धर्म का प्रभाव अधिक झलकता है। ओके। 2 शैली प्रसिद्ध हुई है भारत में, पता होगा अगर तो। एक मथुरा शैली है, एक गांधार शैली है। ठीक है। गांधार शैली कहाँ है? गांधार अफगानिस्तान में है। और ये कौन सा है? मथुरा शैली। एक और है दक्षिण भारत की, अमरावती शैली। ओके। गांधार जो है वो अफगानिस्तान में है। ठीक है। ये सिल्क रोड पुराना जो था उस पर स्थित है, पुराने सिल्क रोड पर स्थित है गांधार।
तो इसलिए गांधार में जब भगवान की मूर्ति बनाई गई तो इसमें यूरोपीय देवता की पहचान दिखती है बुद्ध भगवान की। बुद्ध भगवान बहुत लंबे चौड़े से, छाती चौड़ी सी उनकी, घुंघराले बाल, इस तरह की मूर्ति है। मथुरा कला में बुद्ध भगवान के अतिरिक्त गांधार कला में सिर्फ और सिर्फ बुद्ध की मूर्ति बनी है। मथुरा कला में हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों की मूर्ति बनी है। अमरावती जो है वहाँ पर सातवाहनों के समय में, सातवाहन शासक के समय में, अगर पढ़ा होगा हिस्ट्री तो सातवाहनों के समय में भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बनी हैं। वहाँ की मूर्तियों को, अमरावती की खासियत क्या है कि उनके चेहरे पर हाव भाव स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। मथुरा कला में भगवान की जो मूर्ति बनी है, सर्च करना मथुरा, गांधार, अमरावती, तीनों की अलग अलग मूर्ति देखने पर सब समझ में आ जाता है। मथुरा कला की मूर्ति पर शुद्ध देसी शैली है, अर्थात भगवान कमज़ोर से दिखते हैं, सन्यासी के रूप में दिखते हैं। इसमें बौद्ध धर्म की तुलना में हिंदू धर्म का प्रभाव अधिक झलकता है। गुप्तकालीन मंदिरों में प्रमुख है नालंदा का विशाल मंदिर, बोधगया का ईंटों से निर्मित महाबोधि मंदिर। ये पूछ सकता है कि निम्न से गुप्तकालीन मंदिर कौन कौन से हैं। नालंदा का विशाल मंदिर, बोधगया का ईंट से निर्मित महाबोधि मंदिर, मंडलेश्वर का मंदिर जिसे मुंडेश्वरी मंदिर भी कहा जाता है, जो कैमूर भभुआ जिले के पौरा नामक स्थान पर है। मुंडेश्वरी का मंदिर किस कला से संबंधित है? तो गुप्त कला से। आगे बढ़ते हैं। मुगल स्थापत्य शैली का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण किस पे आ गए हम? ये डायरेक्ट मुगल स्थापत्य आ गया। चलो, मुगल स्थापत्य शैली का सबसे सर्वोत्कृष्ट उदाहरण 1617 ईस्वी में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है। इस मकबरे का निर्माण कार्य जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांत पर ही इब्राहिम खां काकर द्वारा करवाया गया। इस मकबरे की मुख्य इमारत मुगल कालीन मकबरे के चार बाग शैली के अनुरूप है। यूरोपीय व्यापारियों के भारत आगमन पर यूरोपीय स्थापत्य शैली का प्रभाव पड़ा और बिहार पर पड़ा था। ओके, तो ये मुगल में एक ही है बिहार में प्रसिद्ध मुगल शैली में। कौन सी है? मनेर में जो मकबरा बना है, शाह दौलत का मनेर में स्थित मकबरा है। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने करवाया था। अगला है पाल कला। पाल युग में काले बेसाल्ट पत्थर, कांसे की मूर्ति के निर्माण के एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ, जिसका प्रसार बंगाल में भी देखा जा सकता है। मूर्तियों के शरीर के अगले भाग पर विशेष नक्काशी की जाती थी। कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण की इस शैली के विकास में निर्णायक योगदान धीमन और उसके पुत्र विठपाल ने किया था। ये नालंदा के निवासी थे। 9वीं शताब्दी के दो महान पाल शासक धर्मपाल और देवपाल के समकालीन थे। ये पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढाली गई हैं। इनके अनेक नमूने नालंदा और कुकरीहार, गया के समीप एक जगह से प्राप्त हुए हैं। नालंदा से प्राप्त नमूने मुख्यतः देवपाल के समय के हैं, जबकि कुकरीहार से प्राप्त मूर्तियां परवर्ती काल से संबंधित हैं। पालकालीन मूर्तियां जो मुंगेर जिले के पहाड़ी से प्राप्त की गई हैं, कलात्मक सुंदरता का एक उत्कृष्ट नमूना है जो काले बेसाल्ट पत्थर से निर्मित हैं। इस काल के कुछ उत्कृष्ट मृदभांड भागलपुर के पास अतिचक में विक्रमशिला महाविहार के अवशेष से प्राप्त हुए हैं। ऐसी मूर्तियां मुख्यतः दीवारों पर सजावट के लिए निर्मित की जाती थी। तो दो महान पाल शासक धर्मपाल और देवपाल के समय का हमें कुछ कुछ चीज़ें बिहार में मिली हैं। ओके, जिनमें कुछ मंदिर भी हैं, कांस्य प्रतिमाएं भी हैं। मध्यकालीन कला। 12वीं शताब्दी के अंत में बिहार पर तुर्कों का अधिकार हो गया। तुर्क, अफगान और मुगल शासकों की विशिष्ट देन स्थापत्य कला के क्षेत्र में रही। तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा है। मलिक इब्राहिम, मलिक बयां जो था, उसका मकबरा है। कहाँ पर है? बिहार शरीफ में। अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला का यह अंतिम और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मुगल शैली का बिहार में सबसे उदाहरण 1617 में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर द्वारा निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है। हिस्ट्री में मनेर अगर पढ़ा होगा, बिहार की हिस्ट्री जो मैंने पढ़ा है मध्यकाल, जो मनेरी थे सिलसिला के सूफी संत थे, उन्हीं के नाम पर मनेर का नाम पड़ा हुआ है। इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है और इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है। पटना कलेक्टरी, पटना कॉलेज के भवन हॉलैंड की शैली से प्रभावित है। पटना सिटी स्थित पादरी की हवेली, बांकीपुर चर्च की इमारत गॉथिक शैली के हैं। गॉथिक यानी कि विशुद्ध रूप से ब्रिटिश शैली। ओके, मध्यकालीन प्रमुख स्थापत्य पढ़ देता हूँ मैं। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम। पता है, ये अद्भुत मकबरा है। चारों तरफ इसके जल है, बीच में मकबरा है। इसको बाहर से सीढ़ी से जोड़ा गया है और शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही इसको शुरू करवा दिया था
और इसको पूरा करवाया तो उसके बेटे ने, इस्लाम शाह ने। बख्तियार खां का मकबरा चैनपुर, मखदूम शाह दौलत की समाधि मनेर में है, शिव मंदिर वेंकटपुर में है, हरिश्चंद्र मंदिर रोहतासगढ़ में है। चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ, तो बिहार में ये मुख्यतः स्थापत्य कला है। ओके, इसके अलावा क्या है, नालंदा में जो विश्वविद्यालय है कुमारगुप्त द्वारा बनवाया गया, गुप्त शासक ने बनवाया था नालंदा विश्वविद्यालय, वो है। विक्रमशिला में विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, उसकी स्थापना किसने की थी, धर्मपाल ने। ओके, पाल चित्र शैली, बिहार में चित्रकला के विकास का स्पष्ट प्रभाव पाल वंश के शासनकाल से मिलता है। इस युग में पांडुलिपियों के चित्रण के अतिरिक्त दीवारों पर चित्र बनाने के उदाहरण देखे जा सकते हैं। ऐसी चित्रित पांडुलिपि तारपत्र पर लिखी गई है। पांडुलिपि किस पर लिखी गई, तारपत्र पर। इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अष्टसाहरिक प्रज्ञापरामित पंचरक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। ये भी देश से बाहर है पांडुलिपि। पाल युगीन चित्रकला में बुद्ध के जीवन के दृश्यों के अतिरिक्त महायान परंपरा में पूजे जाने वाले विभिन्न बौद्ध देवी देवताओं का चित्रण हुआ है। इस चित्र को बनाने में कलाकारों की दक्षता साफ झलकती है। इन्हें संसार के चित्रित पांडुलिपियों के सुंदरतम उदाहरणों में से एक कहा जा सकता है। ओके, ये पाल चित्र शैली है, पाल समय का चित्रकला है एक तरह से। पटना कलम चित्र शैली, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद चित्रकारों को सम्राट का प्रश्रय न मिलने के कारण चित्रकारों का पलायन अन्य क्षेत्रों में होने लगा। हुआ क्या, औरंगजेब। ओके, इससे पहले कौन था शासक, शाहजहां, और इससे पहले था जहांगीर, ये तो पता ही है। तो जहांगीर का समय जो है वो मुगल काल के चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां का समय जो है मुगल स्थापत्य के लिए स्वर्ण काल है, यानी कि चित्रकला का पतन शुरू हो गया था। औरंगजेब विशुद्ध रूप से कट्टर इस्लामिक शासक था ये औरंगजेब। इसने क्या किया, गीत संगीत और चित्रकला दोनों पर प्रतिबंध लगा दिए। तो अब जो दिल्ली में चित्रकला के आर्टिस्ट थे वो छोटे छोटे राज्यों में चले गए। उन्हीं में से एक पटना कलमकारी का विकास हो। जब यहाँ के चित्रकला स्थानीय राज्यों में गए, लोकल में, तो वहाँ पर उनको प्राश्रय मिला और वहाँ पर उस कला का विकास हो गया। तो इसलिए इस समय मुगल के पतन के समय बहुत सारे देश में क्षेत्रों में अलग अलग चित्रकलाएँ विकसित हुई। तो उसी में से एक है पटना कलम चित्र शैली। वहाँ उन्हें मुगल शासकों जैसा प्राश्रय तो नहीं मिला, किंतु जीवन यापन की सुविधाएं तथा संरक्षण राज्यों की चित्रकला को विकसित एवं प्रोत्साहन करने हेतु अवश्य मिला। 1760 के दशक में पलायित चित्रकार तात्कालीन राजधानी पाटलिपुत्र, आज के पटना, वापस आ गए। 1760 के आसपास आ गए वापस। 1706 के आसपास औरंगजेब की मृत्यु हुई है। चित्रकारों ने राजधानी के लोदी काटरा, मुगलपुरा, दीवानी मोहल्ला, मच्छरहट्टा, नित्यानंद का कुआं क्षेत्र में कुछ चित्रकारों ने आरा, दानापुर में बसकर इन चित्रकला शैली का प्रादुर्भाव किया। ओके, पटना शैली अथवा पटना कलम कहते हैं इसको। पटना कलम के चित्रकारों की अपनी चित्रकारी हेतु वे साधन तो उपलब्ध न हो सके जो उन्हें दिल्ली दरबार में सुलभ थे, इसलिए उन्होंने मुगल कालीन सुविधाओं जैसे पशु पक्षियों के बाल, पंख, खनिज, रंग, स्वर्ण वक्र, हाथी दांत आदि का प्रयोग कर न केवल साधनों बल्कि चित्र के विषय में भी आमूल परिवर्तन कर दिया। अब इनको वो सब सुविधाएं तो नहीं मिल सकती थी। पटना कलम शैली स्वतंत्र रूप से पहली ऐसी कला शैली थी जिसे आम लोगों और उनकी जिंदगी को कैनवास पर जगह दी। उससे पहले क्या होता था, राज दरबार के चित्र बनाए जाते थे, राज दरबार का, और जो राजा होते थे, औरंगजेब था, शाहजहां थे, उनके मतलब विलासित जीवन वाले लोगों के चित्र बनाए जाते थे। अब क्या हुआ, सामान्य लोगों के जीवन संबंधी चित्र बनने लग गए। ओके, अगला है, ये पढ़ते हैं, चित्रकला संबंधी तथ्य। पाल पांडुलिपि चित्रण, दीवार पर चित्रण। चित्रकला अष्टसाहरिक और पंचरक्षा पांडु चित्रलिपि, बुद्ध के जीवन के लघु चित्र, तांत्रिक प्रभाव, ये सब इसमें चित्रित किया गया है। पटना कलम में, पटना कलम में क्या सब होगा, मुगल और ब्रिटिश प्रभाव, कागज और हाथी दांत पर लघु चित्र, दैनिक जीवन के चित्र। मुख्य चित्रकार कौन कौन है, इनके नाम ही थोड़ा याद कर लेते हैं। गुरसहाय लाल, झूमक लाल, शिवलाल। तो लाल ब्रदर्स 3 आ गए, गुरसहाय लाल, झूमक लाल, शिवलाल।
लालचंद्र जी भी आ गए, कन्हैया लाल, भैरव जी, सोना कुमारी, गोपाल लाल आदि। तो पहली बात तो लाल नाम वाले 4-5 लोग हैं, तो उनको याद कर लेना। उसके बाद से सोना कुमारी है, एक भैरव जी हैं। ओके, ये सब पटना कलम के चित्रकार हैं। इसी तरह से मधुबनी चित्र पेंटिंग के भी चित्रकार आएंगे। भित्ति चित्र, अरिपन, लोक कला, स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका, दीवार, कपड़े तथा कागज पर चित्रकारी, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग। ओके, प्राकृतिक रंग ही मतलब खुद से रंग बनाते हैं। और भित्ति चित्र उसको बोलते हैं। भित्ति चित्र क्या होता है? घरों की दीवार पर, मिट्टी की दीवारों इत्यादि पर बनाया जाता है। वाटर कलर पर आधारित पटना शैली की बात हो रही। इस शैली की शुरुआत करीब 1760 के आसपास मुगल दरबार और ब्रिटिश दरबार में हुई। मुगल बादशाह अकबर के दरबार के 2 कलाकारों नोहर और मनोहर ने इसकी शुरुआत की थी। बाद में उनके शिष्य पटना में आकर इस शैली में कई प्रयोग किए और आम लोगों की जीवन शैली पर कलाकृतियाँ बनाई। इस शैली का तेजी से विकास हुआ, चारों ओर इसकी प्रसिद्धि फैल गई। मध्य 18वीं शताब्दी की चित्रकला के 3 स्कूल थे। 3 स्कूल चित्रकला के स्कूल होते हैं क्या कि उनका विशेष प्रभाव देखता है। एक मुगल चित्रकला का स्कूल, एक एंग्लो इंडियन का, एक पहाड़ी चित्रकला, कुल्लू का चित्रकला जो आता है हिमाचल में। लेकिन पटना कलम ने इन सब के बीच तेजी से जगह बना ली। मुगल काल में ये 3 थे मुख्य। पटना शैली बाद में इंडो ब्रिटिश शैली के नाम से जानी जाने लगी। इंडो ब्रिटिश शैली के नाम से किस शैली को जाना जाता है? तो पटना शैली को। सामान्यतः इस शैली में चित्रकारों ने व्यक्ति विशेष, पर्व त्योहार, उत्सव, जीव जंतुओं का महत्व दिया। इस शैली में ब्रश से ही तस्वीर बनाने, रंगने का काम किया गया। अधिकांशतः गहरे भूरे, गहरे लाल, हल्का पीला और गहरे नीले रंगों का प्रयोग किया गया। पटना कलम के महत्वपूर्ण चित्रकारों में पहला नाम सेवक राम का आता है। इस शैली के अन्य चित्रकारों में हुलास लाल, जयराम दास, शिवदयाल लाल आदि प्रमुख हैं। चूँकि इस शैली के अधिकांश चित्रकार पुरुष हैं, इसलिए इसे पुरुषों की शैली भी कहा जाता है। तो पटना कलम शैली के बारे में क्या क्या हमें मिला? पुरुषों की शैली, इंडो ब्रिटिश शैली, ये सब पटना शैली के। और इनके प्रमुख कौन हैं? सेवक लाल, पहला नाम सेवक लाल का आता है। इसके बाद हुलास लाल, जयराम दास, शिवदयाल लाल भी हैं। ओके। मुगलोत्तर काल में पटना शैली में हाथी दांत की चित्रकारी फली फूली और काफ़ी विख्यात हुई। लालचंद्र, गोपाल चंद्र इसके 2 प्रसिद्ध चित्रकार थे। बनारस के महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह ने अपने यहाँ इनको जगह दिया था। ब्रिटिश काल के अंत तक यह शैली भी लगभग अंत के करीब पहुंच गई। श्यामलाल नंद और राधा मोहन प्रसाद इस शैली के कलाकार थे। राधा मोहन प्रसाद ने पटना आर्ट कॉलेज की नींव रखी थी। पटना आर्ट कॉलेज की कई दशकों से देश में कला गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र रहा है। ये ईश्वरी प्रसाद वर्मा भारत में पटना कलम शैली के अंतिम चित्रकार थे। ईश्वरी प्रसाद वर्मा अंतिम चित्रकार हैं पटना कलम शैली के। वर्ष 1949 में उनका देहांत हो गया। इसके साथ ही पटना कलम शैली भी खत्म हो गई। उनकी 50 से ज़्यादा कलाकृतियाँ पटना आर्ट कॉलेज में देखी जा सकती है। मधुबनी चित्र शैली, ये काफ़ी पुराना चित्र शैली है। बिहार के सबसे पुराने चित्रकला में से एक है। ओके, पढ़ते हैं इसको। इससे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। इससे मेन करंट अफेयर भी खूब पूछता है। करंट अफेयर में जो नाम रहते हैं महिलाओं को, महिला चित्रकार इससे ज़्यादातर हैं। पटना पुरुष शैली है, ये महिला शैली है, महिलाएं अधिक हैं इसमें। यह मूल रूप से मिथिलांचल की लोक चित्रकला शैली है। इस लोक कला के विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मधुबनी शैली का पहला चित्रकला का पहला साक्ष्य मैथिली कवि विद्यापति की रचना कीर्ति पताका में मिलती है। कीर्ति लता, कीर्ति पताका किनकी रचना है? महाकवि विद्यापति की। ओके। मधुबनी चित्रकला के चित्र शैली के 3 प्रकार हैं: भित्ति चित्र, अरिपन और पट्ट चित्र। मतलब भित्ति चित्र क्या होता है? घर की दीवार है, इस पर चित्रकला किया जा रहा है। ओके, चित्रकला मेरा बहुत ही खराब है। दूसरा अरिपन, गांव घर में आंगन होता है, उसमें अरिपन बनाती हैं महिलाएं चावल से, उसमें सिंदूर का लेप लगा के तरह तरह का बनता है। और तीसरा है पट्टचित्र, पेपर कैनवास पे जो अब बनता है। भित्ति चित्र, गोसैनी के घर की सजावट। गोसैनी के घर की सजावट चित्र धार्मिक महत्व के होते हैं। इस कला के विकास में ब्राह्मण तथा कायस्थ परिवारों का मुख्य वो रहा था उस समय। मधुबनी चित्रकला शैली के प्रतीक केला, मस्तला अर्थ होता है इसको, मांसलता, मांसलता मछली, कामोत्तेजना के सूचक होती है मछली। मछली का बहुत उपयोग किया जाता है मिथिलांचल की चित्रकला में। ओके, क्योंकि वहाँ अधिक पाई जाती है इसलिए। सुग्गे कामवाहक, बांस वंश वृद्धि, सिंह शक्ति के सूचक होती है ये।
अर्थ हाथी घोड़े ऐश्वर्य की सूचक होती है मिथिलांचल की चित्रकला में। हंस मयूर शांति की, सूर्य चंद्र दीर्घ आयु के। ओके। धार्मिक चित्रण में देवी देवताओं का चित्रण अधिक होता है, जैसे दुर्गा, राधा कृष्ण, सीताराम, शिव पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी, दशावतार, सरस्वती आदि। देवताओं के ये चित्रण लौकिक परंपरा के द्योतक हैं। लौकिक अपरलौकिक दो होता है ना। कोहबर घर की सजावट। कोहबर क्या होता है? मिथिलांचल में जब शादीशुदा जोड़े रहते हैं जिस नए घर में, उसको कहा जाता है। इसके तहत कोहबर घर की सजावट उल्लेखनीय है। कोहबर घर के भीतर और बाहर बने चित्र कामुक प्रकृति के होते हैं। कोहबर घर के बाहर रति, किसकी? रति और कामदेव का चित्र तथा अंदर में पुरुष नारी के जनन अंगों की आकृति बने होते हैं। ओके। कोहबर घर का चित्रण मिथिलांचल के भागों में किया जाता है। कोहबर घर के कोनिये की सजावट। इसके तहत कोहबर घर के कोनिया की सजावट महत्वपूर्ण है, जिसमें कोहबर घर के चारों कोनों पर यक्षिणी के चित्र बनाए जाते हैं। साथ ही पेड़ पौधे, पशु पक्षियों की चित्रकारी प्रकृतात्मक रूप में होती है, जैसे केला का मतलब क्या होता है? मछली सिंह। ये तो अभी हमने उधर पढ़ा ही। अरिपन भूमि चित्रण। बंगाल में अल्पना, मिथिला में अरिपन। और भी राज्यों में होता है, खासतौर से दक्षिण भारत, लगभग हर राज्य में होता है। दक्षिण भारत में भी अरिपन बनाते लोग सुबह सुबह अपने घर के बाहर। अरिपन के रूप में यह परंपरा महिलाओं द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। आंगन और चौखट के सामने जमीन पर बनाए जाने वाले चित्र हैं। 18 पुराने एवं अन्य शास्त्रों के सार तत्वों पर आधारित होते हैं। इन चित्रों को बनाने में अरवा चावल का पानी, मतलब ऐसा चावल तुरंत जो खेत से आता है उसका, रंगों में मिलाकर प्रयोग किया जाता है। इन चित्रों की 5 श्रेणियां हैं। अरिपन के चित्र जो होते हैं उनकी 5 श्रेणियां हैं। मानव पशु पक्षियों के चित्र, फूल पेड़ और फलों के चित्र, तांत्रिक प्रतीकों पर आधारित चित्र, देवी देवताओं के चित्र और स्वास्तिक दीप आदि के चित्र। ओके। विभिन्न अवसरों से संबंधित प्रसंग में अरिपन के अलग अलग रूप प्रचलित हैं, जो लोक कथाओं के भांति विभिन्न पर्व, त्योहार, अनुष्ठान, विवाह, यज्ञोपवीत, धार्मिक अवसर अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। जैसे तुलसी पूजा के अवसर पर, विवाह और उत्सव के अवसर पर। इस तुलसी पूजा के अवसर पर अविवाहित लड़कियों के लिए बनाए गए अरिपनों में ज्यामितीय आकार, विशेषकर त्रिकोणात्मक, आयताकार आकारों का अधिक प्रयोग होता है। विवाह और उत्सव के अवसर पर, इस अवसर पर बनाए जाने वाले अरिपनों में तरह तरह की पत्तियों का आकार का अरिपन में सर्वाधिक उपयोग होता है। अगला है पट्टचित्र। मधुबनी चित्रकला में पट्टचित्र का भी अपनी विशेषता है, जिसका विकास प्राचीन भारतीय चित्रकला एवं नेपाल के पट्टचित्रकला से हुआ है। पट्टचित्र मुख्यतः छोटे छोटे कपड़ों और कागज पर बनाए जाते हैं। तो ये 3 था मधुबनी शैली की, वो कैसे बनाए जाते हैं। मधुबनी चित्रकला की विशेषता क्या है? मधुबनी शैली के चित्रों में चित्रित वस्तुओं को सांकेतिक स्वरूप दिया जाता है। जैसे अगर किसी पक्षी का चित्र बनाया है तो उसका आकार ऐसा बनाया जाता है कि बस जान पड़े कि कोई पक्षी है। यदि किसी आदमी का चित्र बनाया है तो उसके शारीरिक सौंदर्य एवं सौष्ठव पर ध्यान देने की अपेक्षा पुरुष अथवा स्त्री के व्यवसायिक गुण एवं दार्शनिक पक्षों को सूक्ष्मता के साथ दर्शाया जाता है। देखा होगा कैसे बनाया जाता है, ऐसे आँख रहता है, ऐसे मुंह रहता है, बहुत खराब बनाया मैंने। चित्र मुख्यतः दीवारों पर ही बनाए जाते हैं, मगर हाल में कपड़े और कागज पर भी चित्रांकन की प्रवृत्ति बढ़ी है। इसका मुख्य कारण है व्यावसायिक दृष्टिकोण। बहुत बड़ा बाजार हो गया है ये। इस कला में चित्र अंगुलियों से या बांस की कूची से बनाया जाता है। चित्र में लोक कल्पना की ऊंची उड़ान, कला से गहरा भावनात्मक लगाव, सुंदर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग सब किया जाता है। रंगों की विशिष्ट शैली का महत्वपूर्ण पक्ष है। अभी भी यह चित्रकला प्राकृतिक रंगों से ही बनाया जाता है। प्राकृतिक से रंग बनाते हैं लोग। हल्दी से पीलापन ले लेंगे। इसमें प्रयोग वाले प्रमुख रंग हैं हरा, पीला, लाल, नीला, काला, केसरिया, नारंगी, बैगनी। कोई सा भी रंग ले लो, बस चटक दिखना चाहिए। चटक यानी चमकीला, बिल्कुल देखना। सर्च करके मिथिला पेंटिंग। प्राकृतिक रंगों के निर्माण में काला रंग कहाँ से लेते हैं? काजल एवं जौ जलाकर बनाया जाता है। पीला रंग चूना, बेर के पत्तों का दूध मिलाकर बनाया जाता है, पीला रंग। नारंगी रंग पलाश के फूल से बनाया जाता है। लाल रंग कुसुम के फूलों से अथवा सहतूत के फूलों से बनाया जाता है, लाल रंग। हरा रंग सीम के पत्तों से बनाया जाता है, हरा रंग। सफ़ेद रंग चावल व उड़द की दाल से बनाया जाता है, सफ़ेद रंग। चित्रण में रंगों का समायोजन उल्लेखनीय है। पीला रंग धरती, उजला रंग पानी, लाल रंग आग, काला रंग वायु, नीला रंग आकाश के लिए प्रयुक्त होता है। मेंस के लिए हो गया, ये मिथिला पेंटिंग पर लिखने के लिए आएगा मेंस में, बीपीएससी में। तो
इस चित्रशैली के चित्र वर्तमान बिहार के विभिन्न रेलवे स्टेशन पर लगाए गए हैं। और बाहरी भीतरी पटना शहर के मुख्य दीवार गंगा रिवर फ्रंट पर भी इसका उपयोग किया गया है। जिन लोगों ने देखा होगा, पटना शहर के लोग होंगे, वो जानते होंगे। मधुबनी चित्रकला को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा का प्रमुख योगदान है। ओके, इनके नाम पर यूनिवर्सिटी भी है, LNMU दरभंगा। इस शैली की चित्रकला में चित्रकारों में लगभग 95% चित्रकारों की संख्या मतलब महिलाएं हैं। मुख्य रूप से 95% कौन है? महिलाएं हैं। इसलिए इसे महिलाओं की चित्रकारी कला कहा जाता है। फिर भी नरेंद्र कुमार कर्ण, अरुण कुमार यादव और शिवन पासवान, 3 ही नाम है पुरुषों के, याद कर लेना। नरेंद्र कुमार कर्ण, अरुण कुमार यादव और शिवन पासवान आदि चित्रकारों ने महिलाओं को इस क्षेत्र में चुनौती दिया है। बहुत अच्छी बात है। वर्तमान के बहुचर्चित और राज्य स्तरीय राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता महिला चित्रकार कौन कौन सी हैं? इन सब के नाम अब याद कर लेना। महिला चित्रकार भगवती देवी, महासुंदरी देवी, पद्मश्री इनको 2010 में मिला था, यमुना देवी, सुश्री दुर्गा, बउआ देवी, शांति देवी, गोदावरी दत्त, भूला देवी, भूमि देवी, हीरा देवी, मुद्रिका देवी, नीलू यादव, भारती दयाल, जानकी देवी, त्रिपुरा देवी, श्यामा देवी, चंद्रकला देवी जी हैं और कर्पूरी देवी इत्यादि हैं। इस साल भी किन्हीं को मिला है पुरस्कार। बिहार के करंट अफेयर जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा। कुछ दिन बाद हम लोग भी करंट अफेयर पढ़ेंगे इसी पर। मधुबनी पेंटिंग के प्रसिद्ध चित्रकार स्वर्ण जयंती जनता एक्सप्रेस, रेलगाड़ी के डिब्बों में, राजधानी दिल्ली में संसद भवन के द्वार पर, पटना रेलवे स्टेशन पर, पटना गंगा रिवर फ्रंट, मधुबनी रेलवे स्टेशन की दीवारों पर भी अंकित है। मंजूषा शैली बिहार के भागलपुर क्षेत्र अंग में, कहाँ पर? बिहार का भागलपुर जो है, अंग में सनई की लकड़ियों से बनी मंदिर सरीखी मंजूषा पर क्षेत्र में प्रचलित बिहुला विषहरी की लोक कथाओं में वर्णित चित्रों को कुचियों द्वारा चित्रित किया जाता है। मंजूषा शैली की एकमात्र खासियत, सांप का चित्र सबसे ज़्यादा बनाया जाता है इसमें। ये जो बिहुला बिषहरी की कहानी है, इसमें सांप का आता है, तो सांप सबसे ज़्यादा मंजूषा शैली में देखेगा। इस शैली में पात्रों का मात्र बायां भाग ही चित्रित किया जाता है। चक्रवर्ती देवी इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। कौन है? चक्रवर्ती देवी। इस शैली के चित्रों को विक्रमशिला एक्सप्रेस रेलगाड़ी के डिब्बों में चित्रित किया गया है। जदोपटिया चित्रकला, यह चित्रकला संथाल समाज के मिथक पर आधारित एक लोक शैली है जो भारत को प्राचीन चित्रकला परंपरा से प्रेरित है। इन चित्रों को बनाने वाली संथाली भाषा में जादो कहलाते हैं। जादो, जो इस चित्र को बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है? जादो। इसका नाम क्या है? जादोपटिया चित्रकला। चित्रण की यह कला उनका वंशानुगत व्यवसाय है, लेकिन अब इनकी लोकप्रियता समाप्त प्राय है। यह चित्र सामान्यतः छोटे कपड़ों, कागज के टुकड़ों को जोड़कर बने पाटों पर अंकित किया जाता है। प्रत्येक पट 15 से 20 फीट चौड़ा होता है, जिस पर 4 से 16 चित्र निर्मित किए जाते हैं। इस चित्रकला मुख्यतः लाल, हरा, पीला, भूरा, काला रंग प्रयुक्त होता है। तो जादोपटिया में किसका नाम जोड़ देंगे हम झट से? संथाल। ओके, आगे चलते हैं। थंका चित्रकला। थंका चित्रशैली बिहार के चित्रशैली का ना होकर मूलतः तिब्बती चित्रशैली है। चूँकि बुद्ध की शैली की चित्रकला का उत्थान बिहार में हुआ और उस समय कला के लिए उत्पन्न विचार यहाँ से विश्व के विभिन्न भागों में भेजे जाते थे, इस कारण इस चित्रशैली को बिहार की चित्रशैली कहा गया। ये मुख्य रूप से कहाँ की है? तिब्बत की है। लेकिन मुख्य रूप से बुद्ध धर्म की ज्ञान प्राप्ति के लिए जब बिहार में लोग रहते थे तो वो यहाँ से विभिन्न चित्रकलाओं को लेकर बाहर जाते थे। तो इसलिए यहाँ से जब तिब्बती आर्ट बाहर गया तो लोगों ने समझा ये बिहार का आर्ट है। राहुल सांस्कृतायन बहुत बड़े इतिहासकार और किस पार्टी के नेता थे? कांग्रेस समाजवाद। इतिहास पढ़ा? कांग्रेस समाजवाद। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राहुल सांस्कृतायन, मीनू मशानी और भी। संग्रहित थंका चित्रकला के 109 चित्र पटना संग्रहालय के एक भाग में सुरक्षित हैं। इनकी एक बुक है वोल्गा से गंगा, इतिहास की बुक, बेहतरीन। और भी है इनकी, कार्ल मार्क्स वगैरह सब। जातक कथाओं, बुद्ध के धर्मोपदेश, भारतीय आचार्यों, तिब्बती संतों के जीवन का अपना एक मुख्य वर्ण विषय बनाने वाली यह चित्रशैली
पट एवं मंडल धार्मिक चित्र शैली से जुड़ी हुई है। ओके, इस चित्र में विषयों का वर्ण स्पर्श किया जाता है। दिव्याला, अभिधर्मोपदेश, धर्मपाल, अंतः प्रकृत एवं मंडल, इन चित्रों में रंग संयोजन को अत्यधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। ये सब चित्र हैं। अगला है सांझी कला शैली। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र की यह चित्रकला शैली पटना तथा उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में लगभग 60 वर्षों से प्रचलित है। कहाँ की है? ब्रज क्षेत्र की है, मथुरा के आसपास का। इस शैली को अल्पना, रंगोली, अरिपन के नाम से भी जाना जाता है। कला समीक्षक इसे कला शैली नाम मानकर मात्र एक कला मानते हैं। कला शैली और कला में अंतर होता है। कला शैली की अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है, अपनी विशेष रंग कहाँ से लेंगे, वो किस तरह का चित्र बनेगा, क्या उसमें किस चीज़ का द्योतक होगा, ये होता है। जबकि कला एक नॉर्मल आर्ट होता है। आगे है लोकगीत। बिहार के लोक साहित्य में गीतों का प्रमुख स्थान है। विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों के अतिरिक्त विविध प्रसंगों पर आधारित गीत भी लोकगीत की श्रेणी में आते हैं। ये सभी गीत लोक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। इन गीतों में सिर्फ छंदों को नहीं बल्कि सुर, ताल और लय की भी प्रधानता होती है। किसी ने लोकल अगर सुना होगा, आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र या आकाशवाणी का पटना केंद्र, तो उस पर आते थे पहले। बिहार में प्रचलित लोकगीत शाम को शायद अभी भी आते हैं। संस्कार गीत। बालक बालिकाओं के जन्मोत्सव, मुंडन, पट्टी पूजन, जनेऊ, विवाह आदि पर गाए जाने वाले संस्कार गीत हैं। कौन कौन से? सोहर, ये शादी विवाह में गाए जाते हैं। सोहर समदोन शायद मैं भूल गया हूँ। खिलौना, कोहबर, समूह बनी आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ओके, खिलौना ये बच्चों के जन्म के समय उत्सव के लिए गाया जाता है। ऋतु गीत। बिहार में मौसम या ऋतुओं के अनुसार अलग अलग गीत का प्रचलन है। इसमें विभिन्न ऋतुओं से संबंधित गीत जैसे फगुआ या होली, जैसे अभी गांव घर में शाम को बस 2-2 गिलास भांग और फिर फगुआ, चैता, कजली, हिंडोला, चतुर्मास, 12 मास आदि गीत इसके अंतर्गत आते हैं। पर्व गीत। राज्य में विशेष पर्वों पर गाए जाने वाले मांगलिक गीतों को पर्व गीत कहा जाता है। होली, दीपावली, छठ, तीज, जिउतिया जिसको बोलते हैं, इसको हमारे मिथिलांचल के क्षेत्र में बोलते हैं जितिया। ओके, बहुरा, पिरिया, रामनवमी, जन्माष्टमी, अन्य शुभ अवसरों पर गाए जाने वाले गीत में प्रमुखता शब्द, लय और गीतों में भारी समानता होती है। पेशा गीत। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले गीत विभिन्न पेशा या रोजगार से संबंधित होते, जैसे रोपनी सोहनी, जांता पिसाई, जांता पीसते समय महिलाएं गाना गाती रहती थी। ओके, रोपनी करते समय रोपनी गाती थी, छप्पर छाते समय हवाई गीत इत्यादि। तो अगर पूछेगा कि रोपनी सोहनी, जांता पिसाई, छप्पर छाते किस तरह की गीत शैली है, पर्व गीत है, संस्कार गीत है, पेशा गीत है। अगला है गाथा गीत। यह गीत राज्य से प्रचलित विविध लोक कथाओं पर आधारित है। इसे निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। लोरिकायन, यह वीर रस से ओतप्रोत एक गाथा है। मुख्यतः इसे अहिर या यादव लोग गाते हैं। इस गाथा में लौरिक के पुत्रों, भतीजे, पोत, इंदल का वर्णन है। ओके, इस गाथा में को मैथिली, भोजपुरी, मगही क्षेत्र के लोग अलग अलग ढंग से गाते एवं सुनते हैं। जो अहिर समाज था, अहिर समाज है, यादव लोग हैं, उनके यहाँ गाया जाता है इसको। नायिका बंजारा। इस गाथा में मुख्य पात्र के रूप में शोभ नायक नामक वणिक पुत्र है। इसमें नायक एवं उसकी पत्नी के प्रेम प्रसंग और विरह आदि का वर्णन है। नायिका बंजारा। विजयमल गीत में राजा विजयमल की वीरता का उल्लेख है। ये धुनधनिया के राजा धूड़मल सिंह के पुत्र हैं। विजयमल विवाह करने हेतु बावनगढ़ जाता है। वहाँ वह बारातियों के साथ बंदी बना लिया जाता है। सिंघल बघेरा किसी तरह विजयमल को अपनी पीठ पर बैठाकर वापस घर लाता है। विजयमल जब बड़ा होता है तो वह प्रतिशोधवश बावनगढ़ पर चढ़ाई करता है। इसमें वह अदम्य वीरता का प्रदर्शन कर काफ़ी समय से बंदी अपने पिता व बारातियों कैद से छुड़ाकर अपनी पत्नी को साथ लेकर घर लौटता है। यह गीत भी राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में गाया जाता है। अगर पूछता है विजयमल की गाथा, ये विजयमल गीत के तहत आता है। ओके, विजयमल में अन्य गीत शैलियों में है ये लौरिकायन, नायिका बंजारा, विजयमल। कितनी इंटरेस्टिंग है ये सब चीज़ें। अगला है महत्वपूर्ण लोकगीत। ये इस पे आएंगे, पहले सलहेस पढ़ते हैं।
ये भी अलग होता है। सलहेस, यह लोकगीत लोक कथा के नायक नायिका के प्रशंसा में गाया जाता है। इस गीत में दौना मालिन द्वारा सलहेस को छुड़ाने की गाथा का वर्णन किया गया है। उसके एक प्रतिद्वंद्वी ने ईर्ष्यावश सलहेस को चोरी के झूठे आरोप में बंदी बनवा दिया था। दौला मालिन ने साहस कर अपने प्रेमी सलहेस को किसी प्रकार मुक्त कराया। इस पर यह लोकगीत आधारित होती है। सलहेस की पूजा भी होती है। बिहार में पासवान समाज के लोग करते हैं सलहेस की पूजा। नचारी, महत्वपूर्ण लोकगीत पढ़ते हैं। नचारी, भगवान शंकर के भजन गीतों को एक विशेष राग में गाना। इस राग के जनक महाकवि विद्यापति हैं। भगवान शंकर का गीत होता है। लगनी राग, मिथिला क्षेत्र में विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत होते हैं। फाग, होली के अवसर पर गाए जाने वाला गीत होता है। फगुआ, फाग ऐसे ही बोलते हैं इसको। चैता, चैत्र के महीने में एक विशेष राग में गाए जाने वाला वियोग श्रृंगार से संबंधित गीत है। पूर्वी राग, स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है। राजा शाह नगमत अस्फी नामक संगीत के पुस्तक के रचयिता हैं। ये क्वेश्चन हो गया। राजा शाह नगमत अस्फी नामक संगीत के पुस्तक के रचयिता कौन है? तो राजा शाह। आगे चलते हैं। दीना भद्री, करुण रस से भरे इस गीत में दीना और भद्री नामक दो बहादुर भाइयों की गाथा का वर्णन है। लोक कथाओं के अनुसार इनके नायक दीना और भदही मुसहर जाति के थे। ओके। नूनाचार, इस गाथा गीत विशेष रूप से मिथिलांचल में प्रचलित है। इसमें वीर रस तथा करुण रस की प्रधानता है। यह गाथा राजा कर्ण से संबंधित है। यह गाथा मगही क्षेत्र में छतरी चौहान और अंगिका क्षेत्र में धुधली ढमटा नामक गाथा से मिलती है। मीरायन, इस गाथा गीत का नायक मीरा नामक एक युवक है। डेहरी नगर का हरफुल नामक व्यक्ति नूनाजगढ़ की लड़ाई में अपने पुत्रों के साथ मारा जाता है। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र मीरा से युवा होकर नूनजागढ़ को जीतकर अपने पिता की मौत का बदला लेता है। तो मीरायन वीर रस का गायन है ये। अमर सिंह बारिया, यह गाथा गीत वीर रस से उत्प्रोत है। अमर सिंह बारिया एक वीर पुरुष थे। उन्होंने तिरहुत के एक अत्याचारी राजा उपमार को परास्त किया था। किन्होंने? ये अमर सिंह बारिया ने। कहा जाता है कि वे कमला के परम उपासक थे। कमला नदी की कृपा से ही उन्हें विजय की प्राप्ति हुई थी। धुधली घमटा, यह गाथा गीत अंगिका क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचलित है। इस गाथा का नायक धुधली अपने पिता रैया रणपाल की मृत्यु का बदला अपने मामा घटमा सहित 7 भाइयों को मारकर लेता है। यह गाथा गीत चंपारण जिले में धुधली बटेरिया और दरभंगा जिले में राय रणपाल के नाम से प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन क्या पूछ लेगा? धुद्दी बटेरिया और राय रणपाल क्या हैं? तो ये गाथा गीत हैं अंगिका क्षेत्र के। राजा हरिश्चंद्र का गीत, हरिचंद, यह गाथा गीत राजा हरिचंद से संबंधित है। राजा हरिश्चंद्र बड़ा ही तपस्वी राजा था। उसकी तपस्या से पूरा इंद्रलोक भयभीत हो गया। तब इंद्र ने विश्वामित्र को राजा हरिचंद को पथभ्रष्ट करने के उद्देश्य से भेजा था। राजा हरिश्चंद्र की कथा तो पता ही होगी। बिहार के प्रमुख लोक कथाएं, ऐतिहासिक कथाएं, व्यक्तियों, स्थानों, प्रसिद्ध वंशों की उत्पत्ति, जातियाँ, उपजातियों की उत्पत्ति संबंधित ऐतिहासिक कथाएं होती हैं। हंसी मजाक की कथाएं, बारो, मक्षाओ इत्यादि संबंधित। सामान्य कथाएं, राजा रानी संबंधित। सृष्टि कथाएं, सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी, नदी, इनसे संबंधित। अनुश्रुति कथाएं, यौन संबंधी, भेद, भूत प्रेत, फुटकर, ये सब होते हैं अनुश्रुतियाँ। छतरी चौहान गीत, यह गाथा गीत मगही क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचलित है। छतरी चौहान गीत, इस गाथा में छतरी चौहान अपने पिता की मृत्यु का बदला अपने अत्याचारी मामा से लेता है। मगही क्षेत्र में है ये। कुंवर ब्रिजभार, इस गाथा गीत को सोरठी ब्रिजभार भी कहा जाता है। यह गाथा गीत बहुत ही मार्मिक और रोमांचक होता है। यह बिहार के अतिरिक्त दूसरे प्रदेशों में भी प्रचलित है। उल्लेखनीय है कि इस गाथा पर नाथपंथियों का स्पष्ट प्रभाव है। नाथपंथी, गोरखनाथ वाला नाथपंथी। जाति संबंधी गीत, समाज में रहने वाली विभिन्न जातियां अपने मनोनुकूल गीत गाती हैं जिन्हें जातीय गीत कहा जाता है। विभिन्न जातियों जैसे अहीर, दुसाध, चमार, कहारों, धोबियों आदि के अपने अलग अलग गीत हैं। ऐसे गीत बहुत कम पाए जाते हैं, अब तो विलुप्ति हो गए हैं। भजन या श्रुति गीत, इसके अंतर्गत प्रभावी, निर्गुण, शीतल माता की गीत, ग्राम देवताओं के गीत, अन्य पूजा पाठ से संबंधित गीत गाए जाते हैं। बाल क्रीड़ा,
ये गीत प्राय बच्चों खेलते समय गाया जाता है। इसके अंतर्गत ओका बोका, तीन तरोका, कबड्डी पहाड़े के गीत आदि आते हैं। ओके, जिसने गाया होगा ओका बोका तीन तरोका उसको पता होगा। विशिष्ट गीत, इसके अंतर्गत पीरिया के गीत, पानी मांगने गीत इत्यादि आते हैं। उपरोक्त लोकगीतों के अतिरिक्त बिहार में समय समय पर जैसे झूमर, झूले के गीत, मतलब बिहार में हर चीज़ के लिए गीत गाया जाता है। मोरल यही था इसका कहने का। सांझ पारनी प्रभावी निर्गुण देवी देवताओं गीत गाने का प्रचलन है। बिहार के प्रमुख लोक नायक आगे, गीत संगीत चित्रकला सब पढ़ लिया हमने ऊपर। प्रमुख लोक नायक बिहार में प्रसिद्ध पद्मश्री शारदा सिन्हा, पता ही है सबको, डॉक्टर शंकर प्रसाद, मोतीलाल मंजुल, विंध्यवासिनी देवी, नंद किशोर प्रसाद, कमला देवी, कुमुद औखरी, ग्रेस कुजूर, बहुत सारे लोगों का नाम लिखा हुआ। इतने नाम पढ़ूंगा तो जैसे लगेगा अटेंडेंस बना रहा हूँ मैं। तो ये सब हैं प्रमुख लोक गायक। सॉरी, मैंने कुछ और ही बोल दिया था। बिहार के प्रमुख लोक गायक हैं ये सब। लोक गीत गाते हैं, मतलब स्थानीय भाषा में गीत गाते हैं। इतने सारे हैं ये लोक गायक हैं बिहार के। इनके नाम पढ़ लेना, मैं PDF चैनल में दे दूँगा, टेलीग्राम चैनल पर। लोक नृत्य, बिहार में प्रचलित महात्मा बुद्ध के काल से राजगीर और वैशाली जैसे नगरों में गायिकाएं तथा नर्तकियों की उपस्थिति के प्रमाण प्राप्त होते हैं। इन्हें नगर शोभनी भी कहा जाता है। वैशाली की राज नर्तकी अम्रपाली द्वारा महात्मा बुद्ध से दीक्षा देने का प्रमाण ऐतिहासिक स्रोतों से मिलता है। अम्रपाली भगवान बुद्ध के मठ की सदस्या बनी थी। बिहार के जनमानस में लोक नृत्यों का एक अपना ही महत्व है। लोक नृत्य, और यहाँ लोक संगीत एवं नृत्य के अनेक रूप प्रचलित हैं, जिनका संबंध दैनिक जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों से हैं। विवाहोत्सव हो अथवा अन्य मांगलिक अवसर हो, फिर मनोरंजन लोक नृत्यों का आकर्षण देखते ही बनता है। अब तो किसी और ही तरह का लोक नृत्य होता है। बिहार के लोक नृत्य में उत्तरी बिहार के विदेह क्षेत्र में, विदेह क्षेत्र कौन सा है? मिथिलांचल का क्षेत्र। ओके, रामलीला नाच, भगत नाच, कीर्तनीय नाच आदि लोक नृत्य उल्लेखनीय हैं। यह महत्वपूर्ण काव्य रचनाओं पर आधारित धार्मिक महत्व के हैं। पारिवारिक उत्सवों पर डोम कच्छ नृत्य किया जाता है, जिसमें गायन और नृत्य का साथ साथ प्रयोग होता है। गाते गाते नाचते हैं या नाचते नाचते गाते हैं, उसी को बोला जाता है गायन नृत्य साथ साथ। बिहार में प्रचलित लोक नृत्य, पवड़िया नृत्य देखा होगा लोगों ने। यह लोक नृत्य स्त्री वेशभूषा में जन्मोत्सव पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें पुरुष स्त्री वेशभूषा में घाघरा चोली पहनकर हाथों में ढोल, झाला, मंजीरा लेकर सोहर, खिलौना आदि के गीत गाकर नृत्य करते हैं। ओके, जब बच्चे जन्म लेते हैं घर में तो पवरिया आते हैं, उनको पैसे देना पड़ता है। झिझिया नृत्य, यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। झिझिया, इस नृत्य में छिद्रित घड़ा, इसी को झिझिया कहा जाता है, में दीपक जलाकर महिलाएं सर पर रखकर घड़ा रखकर नृत्य करती हैं। घड़ा होता है, घड़ा भी मैं सही से पता नहीं बना पाऊंगा कि नहीं, जो भी है ठीक है। इसमें एक दीप रख दो, इसमें घड़ा में बहुत सारा छेद कर दो, और रात में ही होता है ये। तो ये जब दीप जलेगा तो इसमें से लाइट निकलेगा ना, चकमक चकमक करेगा, वही है, उसी को झिझिया कहा जाता है। सर्च करना, गूगल पर देखा है मैंने। नृत्य करने वाली महिलाओं राजा चित्रसेन व उनकी रानी की कथा प्रसंगों पर रचित गीत। कौन कौन से राजा, क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। राजा चित्रसेन से संबंधित कौन सा नृत्य है बिहार में? तो झिझिया नृत्य है। ओके, रानी कथा प्रसंगों पर रचित गीत वो गाकर नृत्य करती हुई घेरे में घूमती हैं, गोल 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 घूमती हैं। महिलाओं द्वारा ताली वादन, पग चालन व थिरकना इस नृत्य अत्यंत आकर्षक लगता है, वाकई सुंदर होता है, देखना सर्च करके। धोबिया नृत्य, बिहार के भोजपुर जिले में यह नृत्य विवाह व अन्य मांगलिक अवसरों पर धोबी समाज में सामूहिक नृत्य के रूप में आयोजित होता है। इसके नर्तक लोकवाद्यों की ताल पर श्रृंगार रस से ओतपोत होकर गीत गाकर नृत्य प्रस्तुत करते। धोबिया नृत्य कहाँ? भोजपुर जिले में। किस समाज से? धोबी। जोगीरा नृत्य, यह नृत्य होली के पर्व पर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से लोकप्रिय है। इस नृत्य के दौरान ग्रामीण युवक युवतियां रंग लगाकर मौज मस्ती करके गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं। जोगीरा वाला। विद्यापति नृत्य, राज्य के विद्यापत नृत्य राज्य के पूर्णिया क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्यों में मिथिला के महान कवि विद्यापति के पदों को गाते हुए पदों में वर्णित भावों को प्रस्तुत करते हुए नृत्य करते हैं। विद्यापति नृत्य कहाँ? पूर्णिया क्षेत्र में। कठगोरवा नृत्य,
गोरबा नृत्य। लकड़ी, बांस, खपच्चियों से बने घोड़े के बीच नर्तक उसमें रंग बिरंगी पोशाक पहनकर बीच में खड़ा हो जाता है एवं नृत्य करता है। यह नृत्य सामान्यतः वैवाहिक समारोह के अवसर पर किया जाता है। वर्तमान समय में इस नृत्य का प्रचलन समाप्त हो जा रहा है। यह नृत्य बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में भी प्रचलित है। कठगोरबा नृत्य। लौंडा नृत्य। लौंडा नृत्य विवाह एवं अन्य मांगलिक अवसरों पर लड़के द्वारा लड़कियों का स्वांग बनाकर किया जाता है। नृत्य के दौरान नर्तक अपनी भाव भंगिमाओं के आधार पर दर्शक को कुछ देने लेने एवं छींटाकाशी करने को बाध्य करते हैं। यह नृत्य भोजपुर, छपरा, सिवान, गोपालगंज आदि भोजपुरी भाषा जिलों में प्रसिद्ध है। झरनी नृत्य। यह बिहार के मुसलमानों का लोकप्रिय नृत्य है। अभी तक एक ही आया है मुसलमानों के लोकप्रिय नृत्य में, झरनी। बिहार के मुसलमानों का यह मुहर्रम के वक्त आयोजित किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक शोक गीत गाते हैं और अपने अभिनय द्वारा शोकाभिव्यक्ति करते हैं। देखा होगा, अपने शरीर पर अत्याचार करते रहते हैं। अगला है करिया झूमर नृत्य। यह महिला प्रधान लोक नृत्य है जो मिथिला क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित है। इस लोकप्रिय नृत्य का आयोजन महिलाओं द्वारा त्यौहार और मांगलिक अवसरों पर लोकगीत के साथ किया जाता है। एक एक नृत्य। कर्मा नृत्य। यह नृत्य बिहार के जनजातियों में विशेष रूप से प्रचलित है। फसल की बुआई के समय कटाई के अवसर पर कर्म देवता को खुश करने हेतु सामूहिक रूप से किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष नर्तक एक दूसरे की और महिला नर्तक एक दूसरे कमर में हाथ डालते हुए नाचते हैं। इसके अंतर्गत नर्तक झाज, मंजीरा, बांसुरी, तोरही के राग रागिनियों के साथ गीत गाते हुए गोल घेरे में घूमते हुए नृत्य करते हैं। ये सब किताब में पढ़ने के लिए बच गया है हमारे सिलेबस का भाग के लिए, बाकी कहीं होता तो नहीं है अब सब ये सब चीज़। अगला है खिलाड़ी नृत्य। यह लोक नृत्य विवाह या अन्य मांगलिक अवसरों पर अतिथियों के मनोरंजन हेतु आयोजित किया जाता है। सामान्यतः यह नृत्य व्यावसायिक महिलाएं करती हैं। इस नृत्य की महिलाएं अपने भाव भंगिमाओं से अतिथियों को रिझाकर विशेष पुरस्कार या बख्शिश प्राप्त कर लेती हैं। खिलाड़िन। छऊ नृत्य। यह लोक नृत्य युद्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है? युद्ध से। जिसमें नृत्य शारीरिक भाव भंगिमाओं, ओजस्वी स्वरों, पगों की धीमी तीव्र गति द्वारा संचालन होता है। इस नृत्य की दो श्रेणियां हैं। प्रथम हथियार श्रेणी जिसमें वीर रस की प्रधानता होती है। दूसरी काली भंग श्रेणी जिसमें श्रृंगार रस की प्रमुखता दी जाती है। इस लोक नृत्य में मुख्यतः पुरुष नर्तक ही भाग लेते हैं। तो छऊ नृत्य में मुख्यतः पुरुष नर्तक भाग लेते हैं। बिहार में लोक नाट्य। बिहार के कुछ अपने लोकप्रिय लोक नाट्य हैं जिनका यहाँ के सांस्कृतिक लोक जीवन का पर काफ़ी महत्व है। यह लोक नाट्य विभिन्न सांस्कृतिक उत्सव, मांगलिक कार्यक्रम आदि अवसरों पर यहाँ के लोगों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इन नाट्यों में अभिनय, संवाद, कथानक, गीत, नृत्य सभी भरपूर समावेश होता है। ये नाट्य प्रायः रात्रि में आयोजित किए जाते हैं। नाटक जिसको बोलते हैं, समझ गए, नाट्य लिखा है। इसे प्रस्तुत करने के लिए किसी रंगमंच की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, तो अच्छा चलो एक चीज़ बता दो, नाट्य से संबंधित, नाटक से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? नाट्यशास्त्र। ओके, जिसकी रचना किसने की है? नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने की है और इसको पांचवा वेद कहा जाता है नाट्यशास्त्र को। इतना फेमस बुक है ये नाट्यशास्त्र। बिहार प्रचलित लोक नाट्य। पहला विदेशिया, यूट्यूब पर सर्च करके सुनना, अच्छा लगेगा। इसके रचयिता प्रसिद्ध लोक कलाकार भिखारी ठाकुर हैं। विदेशिया मुख्यतः लोक नाट्य परंपरा के आधार पर विकसित किया गया है। संस्कृत नाटकों की भांति इस नाट्य में भी मंगलाचरण होता है। इसमें प्रत्येक कलाकार बहुआयामी होता है। वह नाटक का पात्र तो होता ही है, जरूरत पड़ने पर समय समय पर मंच निरीक्षण का कार्य भी करता है। वह जगह जगह पर ढोलक या झाल का बजाने का काम भी करता है। इसमें महिलाओं की भूमिका भी पुरुष कलाकारों के द्वारा की जाती है। अधिकांश बिहार के नाट्य में, नृत्य में देखोगे अगर, या रंगमंच में, कि महिलाओं की भूमिका भी पुरुष ही करते हैं। मतलब महिलाओं पे इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि प्रतिबंध अधिक थे बिहार में। ओके, विदेशिया में दर्शकों को हंसाने के लिए विदूषक या जोकर भी रहता है, लेकिन वह पारसी थिएटर की तरह ही नाटक के प्रमुख पात्र की भूमिका नहीं निभाता है, साइड एक्टर रहता है। विदेशिया का प्रचलन मुख्यतः भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र में अधिक है। इसके रचयिता प्रसिद्ध कलाकार भिखारी ठाकुर हैं। भिखारी ठाकुर, जिनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। ओके, अब पढ़ते हैं बिहार के प्रमुख नाट्य संस्थान। औरंगाबाद नाट्य भारती एक्सपर्ट ग्रुप आदि, गया में कलानिधि, शबनम आर्ट, ललित कला मंच, नाट्य शास्त्र स्तुति आदि, सासाराम में निराला क्लब,
पटना में रूपाक्षर कला निकुंज, कला त्रिवेणी, भंगिमा, इसके अलावा प्रयास, अर्पण, अनामिका, प्रांगण, सर्जना माध्यम, पाटलिपुत्र कला निकुंज, बिहार आर्ट थिएटर, कला संगम, भारतीय जन नाट्य संघ आदि। दानापुर में बहुरूपिया बहुरंग आदि। नवादा में शोभादि रंग संस्था। आरा में कामयानी, उसके बाद से यवनिका, भोजपुर मंच, युवा नीति, नटी, नवोदय संघ आदि। छपरा में मयूर कला केंद्र, शिवम संस्कृत मंच, हिंदी कला केंद्र, इंद्रजाल, मनोरमा संस्कृत दल आदि। इतना नहीं पूछेगा, ये अलग अलग जिलों में अलग अलग नाट्य परिषद जो है उनके बारे में दिया है, तो ये तो नहीं पूछेगा। अगला चलते हैं डोम कच्छ पर। बहुत सारे हैं, इतना कौन याद करेगा। तो भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, वो इतने प्रसिद्ध हैं। डोम कच्छ हास्य परिहास से परिपूर्ण यह नाटक मुख्य रूप से घर आंगन परिसर में विशेष अवसर यथा बारात जाने के बाद देर रात्रि महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। इस नृत्य के प्रेक्षागृहों में प्रदर्शित नहीं किया जाता क्योंकि इसमें मनोविनोद एवं हास परिहास के लिए अश्लील संवादों, हाव भाव एवं प्रसंगों का विशेष स्थान रहता है डोम कच्छ में। बारात जाने के बाद चोरों के डर से स्त्रियां रात भर जगे रहने के क्रम में ही इस नाट्य का अभिनय करती हैं। इसमें स्त्री पुरुष के कपड़े पहनकर अभिनय करती है। अगला है जट जटिन। कौन सा? जट जटिन दाम्पत्य जीवन पर आधारित इस लोक नाट्य की प्रस्तुति सावन से लेकर कार्तिक महीने तक चांदनी रात में स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। इसका प्रचलन लगभग सारे बिहार में है, परंतु उत्तर बिहार में स्त्रियों के बीच यह मनोरंजन प्रमुख साधन है मनोरंजन का। जट जटिन की भूमिकाएं मुख्यतः कुंवारी कन्याएं अदा करती हैं। जट को जहां दूल्हे की पोशाक पहनाई जाती है, वहीं जटिन को रंगीन साड़ी, कुमुदिनी के फूलों से अधिक आकर्षक ढंग से सजाया जाता है। लगभग 5-6 हाथ की दूरी पर दोनों दल की स्त्रियां पंक्तिबद्ध होकर आमने सामने खड़ी रहती हैं। अभिनय काल में एक दल गाना गाता हुआ दूसरे दल के पास जाता है, पुनः उल्टे पांव लौट आता है। जट का समूह खड़ा होकर, जटिन का समूह पहले खड़ा होकर फिर झुककर गाता है। तो जट जटिन कहाँ? उत्तर बिहार में हो गया मुख्यतः। वैसे तो पूरे बिहार में है, लेकिन उत्तर बिहार और महिलाओं के बीच में प्रचलित है। आगे चलते हैं भकुली बंका। इसे प्राय जट जटिन के साथ ही सावन एवं कार्तिक माह में प्रस्तुत किया जाता है, मगर कहीं कहीं लोग इसे स्वतंत्र रूप से भी प्रस्तुत करते हैं। इसके अभिनय का समय साज सज्जा जट जटिन के समय ही है, और अंका, बंका, टिहुली, भकुली इसके प्रमुख पात्र होते हैं। इस लोक नाट्य की प्रस्तुति बिल्कुल प्राकृतिक और सहज ढंग से की जाती है, जिसमें ग्रामीण जीवन का प्रभावी प्ररूप देखने को मिलता है। इसमें प्रयुक्ता उपमा ग्रामीण क्षेत्रता से जुड़ी होती हैं। कीर्तनिया यह बिहार का एक भक्तिपूर्ण लोक नाट्य है, जिसे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भक्ति गीतों के माध्यम से किया जाता है। सामा चकेवा यह मिथिलांचल क्षेत्र में होता है। सामा चकेवा नाट्य का आयोजन कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णिमा तक किया जाता है। यह नृत्य समूह गान में गाए जाने वाले गीतों एवं प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से पेश किया जाता है। इसमें कुंवारी कन्याओं के द्वारा अभिनय प्रस्तुत किया जाता है। ये भाई बहन का त्यौहार है। ओके। इसके पात्र मिट्टी के बने होते हैं। मिट्टी के छोटे छोटे अलग अलग लोग बनाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे। चलो, इसके पात्र श्यामा मिट्टी के बने होते हैं। अभिनय, गीत, नृत्य का अद्भुत समन्वय इस नाट्य में देखने को मिलता है। इसके पात्र श्यामा या सामा और चकेवा भाई बहन है। सामा और चकेवा कौन है? सामा और चकेवा भाई बहन हैं। ये मिट्टी के बने होते हैं सामा चकेवा। इनकी मूर्ति बिकती है जब सामा चकेवा का मौसम आता है, तो कार्तिक माह में। सत भैया, चुगला, खिररिच, बन तीतर, झांसी कुत्ता जिसको झबरी कुत्ता बोलते हैं, वृंदावन, एठला एठली, मुँह टेरी, बटन देखनी, ग्वालिन, ये सभी किरदार हैं जो मिट्टी के बनाए जाते हैं। हाथी आदि इस नाट्य के अन्य प्रमुख पात्र हैं। लड़कियां कृष्ण राधा की भांति रास रचाती हैं। कृष्ण की बांसुरी बजाती हुई मूर्ति को बीच में रख दिया जाता है। इसके चारों ओर गोलाकार घेरों में शेष प्रातों को रखा जाता है, और फिर इसके चारों ओर लड़कियां स्वयं नाचती गाती हैं। ठीक है, ये रात को किया जाता है। ये सब लोक संगीत एवं लोक राग, अब बिहार का हम ये पढ़ेंगे।
बिहार का रीति रिवाज अति प्राचीन है। संगीत का महत्व सभी में है, ये तो पता ही है, ये इंट्रोडक्शन का हो गया सेक्शन। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद शास्त्रीय संगीत का प्रसार मुगल दरबार से लखनऊ, बनारस, पटना तक बृहद रूप से फैल गया। पटना में ख्याल व ठुमरी के शैलियों को विशेष लोकप्रियता मिली। कौन सा? ख्याल और ठुमरी शैली। इसे लोकप्रिय बनाने में लोक गायिकाओं का विशेष महत्व सहयोग रहा है, जिनमें रोशन आरा बेगम और इमाम बंदी एवं रामदासी के नाम उल्लेखनीय है। ख्याल और ठुमरी को लोकप्रिय बनाने में किनका नाम उल्लेखनीय है? रोशन आरा बेगम और इमाम बंदी एवं रामदासी। प्राचीन संस्कार के कारण बिहार में विभिन्न राग लोकप्रिय हैं। उनमें प्रचलन के विभिन्न राग में प्रसिद्ध हैं नचारी, भगवान शंकर से संबंधित, लगनी, फाग, होली में, चैता एवं पूर्वी। ये सब अलग अलग राग हैं। राज्य में प्रचलित लोक संगीत एवं लोक राग। नचारी राग। नचारी इस राग के गीतों के रचयिता 15वीं सदी के कवि विद्यापति थे। इन्होंने इस गीत की रचना भगवान शंकर के प्रार्थना के रूप में की। यह राग इतना महत्वपूर्ण था कि अबुल फजल ने भी आईन अकबरी में इसका वर्णन किया है। आईन अकबरी लिखा है ना अबुल फजल ने, अकबर की जीवनी पूरी लिखी है, तो इसमें भी इसने विद्यापति द्वारा रचित इसकी चर्चा की है, राग की। जो ये नचारी है उसकी चर्चा की है इसने, नचारी राग की, अबुल फजल ने। लगनी गीत, यह गीत भी कवि विद्यापति की रचनाएं हैं। यह गीत संपूर्ण उत्तर भारत में विवाह के शुभ अवसर पर आज भी गाया जाता। लगनी गीत, लगन के अवसर पर लगनी गीत। फाग या होली। होली बिहार या उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्यौहार है, पूरे देश का ही है, उत्तर भारत का मुख्य रूप से। यह फाग गाना विशेष रूप से प्रचलित है। आधुनिक समय में फगुआ के गीतों की रचना में बेतिया राजा के जमींदार महाराजा नवल किशोर सिंह प्रसिद्ध थे। कौन? बेतिया के जमींदार नवल किशोर जी प्रसिद्ध हैं फाग या होली के गीत के रचयिता में। इनके गीत उत्तर बिहार के पश्चिमी जिलों में जनप्रिय हैं। चैता, अभी लोग गा रहे होंगे फाग या होली। चैता, फाग की तरह चैता बिहार की एक अनुपम देन है। लोग फागुन के महीने में फाग गाते हैं, चैत के महीने में चैता। यह मुख्य रूप से पटना और राज्य के भोजपुरी भाषी जिलों में प्रसिद्ध है। पूर्वी, पहले इस राग को बिहनी नाम से जाना जाता था। बिहनी नाम से बिहार में किस राग को जाना जाता है? तो पूर्वी राग को बिहनी नाम से जाना जाता है, बिहनी। पूर्वी राग के जन्मभूमि सारण जिले को कहा जाता है। इस राग के उल्लेखनीय केंद्र हैं पटना, गया, भोजपुर, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर इत्यादि। पूर्वी राग के पटना इस राग का प्रमुख केंद्र है, जहाँ के प्रसिद्ध गायक राजा शाह ने एक नया यंत्र संगीत चलाया था जिसे ठाठ कहा जाता है। इसमें गाने बजाने के बारे में नगमत अशफी नाम की पुस्तक की रचना भी की थी। राजा शाह ने कौन सा? नगमत अशफी नामक पुस्तक की रचना भी की है। अगला है बिहार का लोक कथा। लोक कथाओं में हमें प्रायः देश, संस्कृति, जीवन आदर्श, इन सब की बातें मिलती है और मानव समाज भी बहुत सारे ऊंचे नीचों से गुजरा है। इससे बहुत सारी लोक कथाएं हैं। ये तो हो गया तुम्हारा इंट्रोडक्शन का भाग। लोक कथाओं को उद्गम और विकास में भारत का बहुत बड़ा हाथ रहा है। बिल्कुल है भाई। इसे फैलाने भारत के व्यापारी, बौद्ध धर्म प्रचारकों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इस आदान प्रदान है विदेश से भी कुछ कथाएं हमारे यहाँ आई और हमारे यहाँ की कथाएं उनके यहाँ की, और दोनों बाद में मिलके दूसरी कथा बन गई, घुल मिल गई। आज उन्हें पहचानना भी कठिन है, नहीं बता सकते हम। राज्य के प्रमुख कलाकार विंध्यवासिनी देवी। अब आगे प्रमुख कलाकार, ओके, जो पता होने चाहिए कम से कम। विंध्यवासिनी देवी बिहार कोकिला के नाम से विश्वविख्यात इस लोक संगीतकार ने बिहार के लोक गीतों को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किसने? विंध्यवासिनी देवी जी ने। नंदलाल बसु भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार। इनका जन्म 3 दिसंबर 1882 को मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर में हुआ। इनके द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध चित्रों में डांडी मार्च, संथाली कन्या, सती का देह त्याग प्रसिद्ध है। इनके द्वारा संविधान की मूल प्रति का डिजाइन भी बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नंदलाल बसु, पहले तो इनके चित्रकला का नाम कौन कौन सा है? डांडी मार्च, संथाली कन्या, सती का देह त्याग, ये तीनों याद रहेगा नंदलाल बसु जी से। और संविधान का मूल प्रति जो है, जो संसद भवन में रखा हुआ है, उसका मूल प्रति का डिजाइन भी इन्होंने ही बनाया था। नंदलाल बसु जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंगेर जिला में। बिस्मिल्लाह खां, पता ही होगा इनका नाम तो, शहनाई वादक, भारत रत्न। देश विदेश विख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म 1915 ईस्वी में बिहार में हुआ था।
यह शास्त्रीय संगीत गायन में अपने को बनारस घराना से संबद्ध कर लिया। इनको देश विदेशों में कई पुरस्कार सम्मानित किया गया। वर्ष 2001 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक अलंकार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये दरभंगा में रहकर इन्होंने ये बजाना सीखा था, इन्होंने शहनाई। ओके। और जब तक ये जिंदा थे तो बनारस में जो भगवान विश्वनाथ है, सुबह सुबह उनको जगाने का काम यही करते थे, शहनाई बजा के। अगला है भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर भोजपुरी भाषी भाषा क्षेत्र में शेक्सपियर के नाम से विख्यात हैं। ये अनपढ़ होते हुए भी भोजपुरी गीत और नौटंकी के संवाद को बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में महारत हासिल कर लिया था। इनके द्वारा रचित विदेशिया राग आज भी काफ़ी लोकप्रिय है। बिहार सरकार प्रतिवर्ष भोजपुरी साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले को भिखारी ठाकुर भोजपुरी सम्मान से सम्मानित करती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सम्मान नहीं मिलता, बल्कि उनके नाम पर सम्मान के नाम रखे जाते हैं। तो भिखारी ठाकुर के नाम पर सम्मान दिया जाता है भोजपुरी साहित्य के लिए। ईश्वरी प्रसाद वर्मा। श्री ईश्वरी प्रसाद वर्मा पटना कलम के प्रसिद्ध चित्रशिल्पकार हैं। इन्हें हाथी दांत पर शिल्पकला करने में प्रवीणता प्राप्त थी। पंडित रामचतुर मलिक। राज्य के दरभंगा जिले के अमता ग्राम के निवासी पंडित रामचतुर मलिक ने ध्रुपद धमार गायन में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी। ध्रुपद गायन में। ओके। पंडित चंद्रशेखर खां। राज्य के रोहतास जिले के सोलहनी ग्राम में निवासी इस महान गायक ने ठुमरी गायन के शिक्षा दिल्ली के महान संगीतकार उस्ताद अब्दुल गनी खां के से ग्रहण किया और मुंगेर के प्रेम मंदिर में संगीत का प्रचार प्रसार करने लगे। बिहार की भाषाएं एवं बोलियां अगला है। लंबा चलेगा ये लेक्चर, लेकिन कंप्लीट करेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार की राजभाषा हिंदी को बनाया गया, जबकि 1984 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। बिहार में राजभाषा द्वितीय कौन सा है? उर्दू है। बिहार में मैथिली एक भाषा है जो संविधान में शामिल है, लेकिन राज्य सरकार उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है। भाषा विशेषज्ञ डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने बिहार की विभिन्न बोलियों को बिहारी नाम दिया है। भाषा परिवार की दृष्टि से बिहार में मुख्यतः दो वर्ग की भाषाएं बोली जाती है, आर्य वर्ग की भाषाएं और मुंडारी वर्ग की भाषाएं। आर्य वर्ग की भाषाएं और मुंडारी किसने किया है? भाषा विशेषज्ञ कौन है? डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। आर्य वर्ग की भाषाएं इस भाषा वर्ग के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली भाषाएं हैं। आर्य वर्ग की भाषाएं हैं। मुंडारी वर्ग की भाषाएं इस भाषा के परिवार के अंतर्गत मुंडारी, कोल, संथाली, खरिया, हो, अंगिका, वज्जिका, बिहार आदि में अब ये भाषाएं आती हैं। मुख्यतः मुंडारी कौन सी हो गई? जनजातियों से संबंधित जो भाषाएं हैं, और बाकी लोकल भाषा जो मैथिली, मगही, भोजपुरी हो गई। यही तो 3 प्रमुख भाषा है। तो ये हो गई तुम्हारी आर्य वर्ग की भाषा। अगले पर चलते हैं। आर्य वर्ग की भाषाएं कौन कौन सी थी? भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी यह भाषा बिहार के भोजपुर, रोहतास, बक्सर, सिवान, सारण, कैमूर, गोपालगंज, चंपारण आदि जिलों से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बोली जाती है। भोजपुरी विदेशों में फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, गुयाना आदि में प्रवासी भारतीय भोजपुरी में ही अपनी बातचीत की भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। मगही अपभ्रंश से उत्पन्न भोजपुरी को भिखारी ठाकुर ने विशेषकर नाटक मंडली के माध्यम से लोकप्रिय बनाया। उनकी रचना विदेशिया अत्यंत लोकप्रिय रही। उन्हें भोजपुरी का जन कवि कहा जाता है, लोगों का कवि। ओके। अन्य महत्वपूर्ण नामों में रामेश्वर सिंह कश्यप, अवध बिहारी सुमन, उमाकांत वर्मा, घनेश्वर तिवारी, गोरखनाथ चौबे का योगदान भोजपुरी के विकास में उल्लेखनीय है। मैथिली उत्तर बिहार के तिरहुत या मिथिलांचल क्षेत्र में यह भाषा बोली जाती है। 2003 में बिहार के इस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। मैथिली की सबसे प्राचीन रचना वर्ण रत्नाकर मानी जाती है, जिसे ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने रचा था। मैथिली भाषा के सबसे महत्वपूर्ण कवि विद्यापति हैं। कौन है? कवि विद्यापति, जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से मैथिली साहित्य को समृद्धि प्रदान की। गोविंद दास, महेश ठाकुर, महीनाथ ठाकुर ने भी इस भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह भाषा बिहार के अतिरिक्त सीमावर्ती नेपाल में भी लोकप्रिय है। ये जो महेश ठाकुर हैं, इन्होंने अकबर की जीवनी संबंधित एक किताब लिखी, जिससे प्रसिद्ध होकर अकबर ने इनको दरभंगा का क्षेत्र दिया था राज करने के लिए, दरभंगा राज। आगे पे चलते हैं। मगही
मगध क्षेत्र में बोली जाती है। ये मगध क्षेत्र की बोली को कहा जाता है मगही। इसके क्षेत्र में पटना, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद आदि जिले सम्मिलित हैं। मगही बोली के प्रथम कवि ईशान माने जाते हैं। ईशान, ओके, ईशान प्रथम कवि है मगही के। सर्वाधिक चर्चित मगही साहित्यकार योगेश्वर सिंह हुए हैं। योगेश्वर सिंह प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं। सारे भाषा के क्षेत्र और साहित्यकार, प्रथम कवि, प्रसिद्ध रचना, ये सब याद रखना क्योंकि किसी से भी पूछ सकता है। मुंडारी वर्ग की भाषाएं, अब जो बिहार में जनजातीय भाषाएं उनके पे चलते हैं। और इसमें अंतिम लाइन था कि इस बोली के शैली के जनक का नाम सुरेश दुबे को कहा जाता है। जनक कौन है मगही शैली के? तो सुरेश दुबे हैं। अंगिका, अंगिका एवं वज्जिका मुंडा परिवार की भाषाएं हैं। यह मुख्यतः भागलपुर या मुंगेर जिले में बोली जाती हैं। इसे लोग भागलपुरी के नाम से भी जानते हैं। अगला है डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे छिका छिकी नाम दिया है। अंगिका मैथिली की ही एक उपबोली है। डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा ने अंगिका बोली का इतिहास लिखकर इसको लोकप्रिय बनाया है। अंगिका बोली का इतिहास किसने लिखा है? तेज नारायण कुशवाहा ने। छिका छिकी भाषा के बोली के नाम से किसको जाना जाता है? तो अंगिका को। ये मैथिली की ही उपबोली है। अगला है वज्जिका, यह वज्जी जनपद की बोली है। ग्रियर्सन ने इसे पश्चिमी मैथिली या मैथिली भोजपुरी कहा है। वर्तमान में यह सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। वज्जिका, ओके। उर्दू भाषा, बिहार में उर्दू भाषा का विकास 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। यह वास्तविक रूप से 17वीं शताब्दी में विकसित हुई। उर्दू भाषा में बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ नक्शे पायदार की रचना अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी ने की थी। उर्दू भाषा में बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ का नाम क्या है? तो नक्शे पायदार। इसकी रचना किसने की? अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनकी गज़लों का संग्रह मौखाना ए इल्हाम के नाम से जाना जाता है। बिहार में प्रगतिशील उर्दू विचारधारा के प्रसार का श्रेय सुहेल अजीमाबादी को जाता है। उर्दू साहित्य पर शोध को वैज्ञानिक आदान प्रदान करने का श्रेय काजिल अब्दुल बदीद को जाता है। बिहार के प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार अब्दुल समद के उपन्यास 2 गज जमीन को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। कौन सा? 2 गज जमीन। साहित्यकार कौन है? अब्दुल समद। प्रसिद्ध उर्दू साहित्य है ये, ओके। खान पान, बिहार राज्य के कुछ खाद्य पदार्थ विशेष तौर पर बनाए जाते हैं जो राज्य से बाहर भी काफ़ी प्रचलित हो गए हैं। अब तो पता ही है इंटरनेट के माध्यम से तो पूरे दुनिया में। पीठा, ठेकुआ, मकुनी, पपड़ा, दाल, पिठौरी, छाछ, ढक्कन सेर और लिट्टी। राज्य में उपर्युक्त खाद्य पदार्थों में से कुछ विशेषकर पर्व एवं त्यौहार पर बनाए जाते हैं। राज्य के जिलों में कुछ खाद्य वस्तुएं विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जैसे गया का तिलकुट, हाजीपुर का केला। कौन सा केला? चिनिया केला, छोटा वाला। बक्सर की सोन पापड़ी, मुजफ्फरपुर की लीची, सिलाव का खाजा, इसको जीआई टैग मिला हुआ, मनेर का लड्डू, ओके। लिट्टी चोखा, कभी भी न दे धोखा। अगला है लिट्टी, देखने में बाटी लिट्टी जैसे भोज्य पदार्थ जैसे लगती है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। इसके अंदर भरी जाने वाली सत्तू पिट्ठी से बनाई जाती है और यह बैगन के चोखा, भुर्ता या आलू के चोखा के साथ खाई जाती है, ओके। जबकि दाल बाटी में सिर्फ आटे का गोली होता है, गोल गोल सा वो। मिक्स वेज चोखा टमाटर की चटनी के साथ भी बनाई जाती है। लिट्टी चोखा को भारतीय रेलवे का IRCTC के व्यंजन सूची मेन्यू में भी शामिल किया गया है। ये कोई बताने की चीज़ है। अगला बिहार के प्रमुख पर्व एवं मेले। इससे क्वेश्चन काफ़ी सारा पूछता है। देखो किस किस से पूछता है? चित्रकला, उसके बाद से गीत संगीत, उसके बाद से पर्व और मेले। इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। हाँ, भाषाओं से भी पूछता है, अलग अलग भाषा जो हमने पढ़ा। पर्व और प्रमुख पर्व त्यौहार। राष्ट्रीय पर्व प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, ये तो हो गया हमारा राष्ट्रीय पर्व। मकर संक्रांति पूरा देश मनाता है, हम भी मनाते हैं। ये बिहार में मनाए जाने पर्वों महत्वपूर्ण पर्व है। पता ही है, चूड़ा दही तिलकुट विशेष तौर पर खाए। चूड़ा दही कहाँ? उत्तरी बिहार सब में चूड़ा दही सुबह सुबह खाते हैं, खाया जाता है। शाम को खिचड़ी खाने के कार्य से खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। खिचड़ी त्यौहार ही बोलते हैं इसको। महाशिवरात्रि अभी अभी बीता है। फागुन शिव, यह भगवान शिव के पार्वती के साथ विवाह उत्सव का पर्व है। मैरिज एनिवर्सरी है भगवान शिव की।
फाल्गुन कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के दिन स्त्रियां और कुंवारी लड़कियां उपवास रखती हैं और बड़ी निष्ठा और श्रद्धा के साथ सिर्फ पार्वती की पूजा करती हैं। क्यों करती हैं पता होगा? सरस्वती पूजा। इसे माघ माह की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इसमें विद्या की देवी माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। इसे बसंत पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। और क्या होता है? इस दिन पढ़ना पाप माना जाता है। अगला है रामनवमी। हिंदुओं का यह त्यौहार मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। कौन सा महीना? चैत्र महीना में शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है, रामनवमी। मंदिर, आंगन, पवित्र स्थान पर झंडा लगाने का प्रचलन है, जिस पर हनुमान जी की आकृति अंकित होती है। हनुमान पताका जो होता है वो लगाया जाता है। महावीर जयंती। जैन धर्म के प्रवर्तक 24वें व अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसे वैशाली महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। महावीर जयंती को वैशाली महोत्सव। अगला है बुद्ध जयंती। वैसाखी की पूर्णिमा को बुद्ध जयंती का पर्व बड़ी श्रद्धा धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बोधगया बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध जयंती उसी दिन मनाते हैं, पूर्णिमा में, वैशाख पूर्णिमा में। विजयादशमी, दुर्गा पूजा, पता ही है सबको। यह त्यौहार आश्विन माह की शुक्ल पक्षी के 10वीं तिथि को मनाया जाता है, अंतिम दिन। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। इस दिन नगरों में रामलीला की जाती है। रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण के पुतले फूके जाते हैं। दीपावली। यह त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को हिंदू जैन समाज में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू लोग इसे राम की रावण पर विजय के उपरांत अयोध्या आवागमन के रूप में मनाते हैं। जैन लोग इसे महावीर निर्माण दिवस के रूप में मनाते हैं। गोवर्धन पूजा। यह पर्व दीपावली का अगले दिन मनाया जाता है, गोवर्धन पूजा। इस दिन मंदिरों में अन्नकूट की पूरी व सब्जी तैयार होती है, अच्छा, जो सबको प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। देवोत्थान। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। देवोत्थान एकादशी, लोग व्रत भी करते हैं। भगवान विष्णु बोलते हैं कि इस दिन सोए हुए थे जो 3-4 महीने से उठ जाते हैं। देव उत्थान। इस दिन लोग सायंकाल गन्ना, गुड़, शकरकंद आदि से भगवान की पूजा करते, विष्णु भगवान की। छठ पर्व। अक्टूबर नवंबर में भक्तगण उगते और डूबते सूर्य की पूजा करती हैं। तो सबको पता होगा, बिहार का यह विशेष रूप से मनाया जाने वाला पर्व है। नालंदा के सूरजपुर, बड़गांव, औरंगाबाद के देव में इस अवसर पर बड़ा भारी मेला लगता है। दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाने वाला यह छठ पर्व बड़ा ही पवित्र माना जाता है। और ये जो औरंगाबाद का देव है, ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर पहली बार छठ मनाया गया था, पहली बार छठ यहीं पर मनाया गया था। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती, ये बिहार में जन्म हुआ था इनका। सिखों का अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली पटना में पौष शुक्ल सप्तमी को, पौष महीने में समारोह का आयोजन किया जाता है, पता ही है। होली। यह पर्व फागुन मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस त्यौहार का संबंध भक्त प्रहलाद के जलाए जाने के प्रयास से है और अच्छाई पर बुराई का प्रतीक है। तीज। यह बिहार का एक प्रमुख पर्व है। उन्हें विवाहित स्त्रियों के लिए होता है जिनके पति जीवित हों। इन दिन महिलाएं उपवास रखती हैं, पार्वती की पूजा करती हैं, अपने पति के दीर्घ जीवन की कामना करती हैं। ओके। तीज। ज्योतिया। यह पर्व पुत्रवती महिलाएं मनाती हैं। इस पर्व को आश्विन की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इसमें महिलाएं निर्जल उपवास रखकर अपनी संतान की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। बिना जल लिए उपवास में रहती हैं कि बाल बच्चे सुखीपूर्वक रहें। रक्षाबंधन। पता है, श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, राखी बांधी जाती है। दशलक्षण पर्व। दशलक्षण पर्व क्या है भाई? यह जैनियों का सर्वाधिक पावन पर्व है। अभी तक आया है एकमात्र प्रमुख जैन पर्व, जो भाद्रपद शुक्ल पक्षमी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक सितंबर महीने में मनाया जाता है। यह त्याग का पर्व है। कौन सा? दशलक्षण पर्व। दशलक्षण पर्व जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से पूछ सकता है। इस वर्ष में जैन मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाकर जल यात्राएं, रथ यात्रा व अन्य धर्म प्रभावन के आयोजन होते हैं। ईद। ये मुसलमान का सबसे बड़ा त्यौहार होता है ईद। ईद मुसलमानों का सबसे बड़ा पर्व है। रमजान के महीने में मुसलमान लोग 30 दिन तक रोज़ा रखते हैं, 30 दिन तक। रोज़ा के सफल समापन पर ईद का त्यौहार आपसी भाईचारे के वातावरण में मनाया जाता है। इसे ईद उल फित्र भी कहते हैं।
ईद उल फित्र भी कहते हैं, क्योंकि इससे पूर्व फित्रा या दान दिया जाता है, पता ही है, दान दिया जाते हैं। अगला है बकरीद, इसे ईद उल अजहा भी कहा जाता है। इसका मतलब मुझे नहीं पता है, पता होता तो बताता। यह इस्लामी पंचांग के अंतिम महीने मनाया जाने वाला त्यौहार, इस्लाम का जो पंचांग है उसके हिसाब से महीने में मनाया जाने अंतिम त्यौहार है, अंतिम महीने मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसमें पैगंबर इब्राहिम के बलिदान को याद किया जाता है, पैगंबर इब्राहिम जो थे उनके बलिदान को याद किया जाता है बकरीद में। मुहर्रम, मुहर्रम इस्लामी पंचांग के पहले महीने का नाम है, और ये कौन सा था अंतिम महीने में, ये रहा बकरीद, और ये पहले महीने में। इस महीने की 10वीं तिथि को हजरत हुसैन, उनके परिवार के अन्य सदस्य, अनुयायी शहीद हुए थे वो। इस महत्वपूर्ण घटना की याद में मुहर्रम मनाया जाता है, मुहर्रम। इसका मूल रूप शोक प्रदर्शन, मातम का था, जिस पर अभी भी शिया संप्रदाय आचरण करता है। शिया संप्रदाय इस पर मातम मनाता है। इस दिन तरह तरह की यातनाएं देते हैं खुद को, देखा होगा आप लोगों ने। क्रिसमस, यह ईसाइयों का सबसे बड़ा त्यौहार है। यह पर्व हर साल दिसंबर महीने में 25 तारीख को मनाया जाता है। इस दिन ईसाई के महाप्रभु ईसा के जन्म हुआ था, ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था। वट सावित्री, यह पर्व विशेष रूप से मिथिलांचल विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन यह त्यौहार महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, जून के महीने में, जिसमें वट वृक्ष के नीचे सावित्री और ब्रह्मा की पूजा की जाती है, बरगद के पेड़ के नीचे। इसमें स्त्रियों द्वारा अपने पति के लिए दीर्घ जीवन की कामना की जाती है। मधुश्रावणी, ये भी मिथिलांचल का है। मिथिलांचल की नवविवाहित युवतियां सावन के कृष्ण पक्ष के पंचमी से शुक्ल पक्ष के तृतीया तक पति के दीर्घायु के लिए कामना करती हैं। पतियों ने एक भी त्यौहार नहीं मनाया अपने लिए। जन्माष्टमी, यह त्यौहार भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इस दिन लोग व्रत रखकर श्री कृष्ण की पूजा अर्चना बहुत धूमधाम श्रद्धा के साथ करते हैं। लोग रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म उत्सव जन्माष्टमी मनाते हैं, पता होगा। पितृपक्ष, भोज खाने वाला, इसमें हिंदू आश्विन माह के पितृपक्ष में 15 दिनों तक अपने पितरों का श्रद्धा कर्म एवं तर्पण करते हैं। इसे बंगाल में महालय के नाम से भी जाना जाता है, महालय। दुर्गा पूजा, पता है, दुर्गा पूजा सबको पता होगा। प्रारंभ अश्विन माह के पहले दिन से होता है। दुर्गा पूजा का प्रारंभ अश्विन माह के पहले दिन से। इसकी समाप्ति 10वें दिन होती है। कहा जाता है इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध किया, उसके अत्याचार से लोगों की रक्षा की थी। दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा की मिट्टी की अनेक बड़ी बड़ी भव्य प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। यह बिहार का एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है, और कहाँ का है, बंगाल का है। और कहाँ का, बंगाल का है। कार्तिक पूर्णिमा, इस दिन गंगा व गंडक के संगम पर सोनपुर हाजीपुर में स्नान करने का विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा में कहाँ पर स्नान करते हैं, गंगा और गंडक के संगम पर, सोनपुर हाजीपुर में। पौराणिक कथाओं के मुताबिक वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित कोनहारा घाट पर हाथी और ग्राह घड़ियाल की लड़ाई हुई थी। ग्राह से हाथी को मुक्त कराने के लिए स्वयं भगवान विष्णु पहुंचे थे, हाथी के प्राणों की रक्षा की थी। पढ़ा होगा अगर ये कहानी सबने बचपन में। चित्रगुप्त पूजा, इस दिन ज्ञान और विद्या के प्रतीक के रूप में कलम व दवात की पूजा भगवान चित्रगुप्त के समक्ष की जाती है। इस दिन भैया दूज का भी पर्व मनाया जाता है। बहनें अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती हैं। कर्मा, यह भी उराव जनजाति का एक महत्वपूर्ण पर्व है। अभी तक जनजाति के एक पर्व में आया है कर्मा। गैर आदिवासी हिंदू भी इस पर्व को मनाते हैं, लेकिन आदिवासियों में इसका अपेक्षाकृत अधिक महत्व है। गैर आदिवासी हिंदू भी मनाते हैं, लेकिन आदिवासी लोगों में अधिक महत्व है। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कर्मा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन अखरा में कर्मा वृक्ष की एक डाली गाड़ी जाती है। अखरा नाच के मैदान को कहते हैं। अखरा में इस डाली की पूजा की जाती है। पूजा के पूर्व महिलाएं 24 घंटे का उपवास रखती हैं। अखरा में रात भर नाचना गाना चलता है। गीत में कर्मा धर्मा की कहानी गाई जाती है। अगला है प्रमुख मेले। मेले हमारे जीवन के महत्वपूर्ण भाग होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सौहार्द, संस्कृति सब कुछ होता है इस मेले में। सोनपुर का मेला, यह मेला गंगा और गंडक नदी के संगम पर प्रत्येक माह में कार्तिक माह में सोनपुर में लगता है। प्रत्येक वर्ष में कार्तिक माह में, ओके। यह मेला राज्य का सबसे पुराना व विशाल मेला है। वर्ष 1850 से निरंतर कार्तिक माह में सोनपुर सारण लगाया जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा मेला है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित हरिहर क्षेत्र
तथा गजग्राह की लीला इसी क्षेत्र से संबंधित है। यह मेला मुख्य रूप से पशु मेला है। ओके, ये पशु मेला होता है सोनपुर का मेला, जो कार्तिक पूरे माह चलता है। इस मेले में गाय, बैल, भैंस, हाथी, घोड़े के क्रय विक्रय हेतु पृथक पृथक गाय बाजार, बैल बाजार, भैंस बाजार ये सब लगते हैं, जहाँ लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पशुओं का खरीदते हैं। पितृपक्ष मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला है ये सोनपुर मेला। पितृपक्ष मेला प्रत्येक वर्ष भाद्र पक्ष पूर्णिमा से आश्विन माह में एक पक्ष के लिए अपने पूर्वजों की आत्मा शांति मोक्ष हेतु जिले में पिंडदान किया जाता है। पितृपक्ष मेला कहाँ पर? गया जिले में। गया में जाते नहीं लोग, गया जी जाते हैं कि पिंडदान करने, वही वाला है ये। हिंदू धर्म के अनुयायी प्रतिवर्ष दूर दूर से आते, पूरे देश से लोग आते हैं गया में। यहाँ विष्णुपद मंदिर पिंडदान व पूजा का मुख्य स्थल है। सौराठ मेला ये क्या है? ये मधुबनी में लगता है। बड़ा अद्भुत मेला है, इस तरह का मेला और कहीं नहीं लगता है। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ आषाढ़ माह में सभागाछी मधुबनी जिला में जगह आयोजित इस मेले में मैथिल ब्राह्मणों के अविवाहित वयस्क युवकों को विवाह हेतु प्रदर्शित किया जाता है। जिन लड़कों को विवाह करना है वो वहाँ पर तैयार होकर बैठे रहते हैं। लड़की घर वाले आते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, पसंद नहीं आया तो अगले लड़के को देखते हैं। समझ गए? तो सौराठ मेला ये है। हालांकि अब ये बंद हो गया है। इसको क्या कहा जाता है? वरसभा कहा जाता है। ये अब बंद हो गया है दुर्भाग्यपूर्वक। चलो जो भी है, यह मेला विश्व अपने अद्भुत रूप के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल अद्भुत है। यह मेला एक सभा की तरह है। यहाँ शादी विवाह के अर्थों को अति सरल बनाने और इसमें मितव्ययिता लाने में सहायक साबित होता है। मतलब शादी विवाह में कम खर्चा हो, इस तरह के लिए। जिसमें विवाह योग्य युवकों, उनके अभिभावकों की उपस्थिति मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। दूल्हा सज सज के वहाँ पर बैठे रहते हैं। नहीं पसंद में आया तो अगले दिन फिर सज के बैठने जाते हैं वहाँ। विवाह योग्य कन्याओं का अभिभावक यहाँ योग्य पुरुषों के साथ विवाह संबंध तय करते हैं। पंजीकारों द्वारा विवाह संबंधी निर्णय की स्वीकृति दी जाती है। विवाह तय होने के उपरांत तात्कालिक विवाह का आयोजन भी हो जाता है। इस मेले में ज्योतिष, संस्कृत, वेद, दर्शन इत्यादि के बड़े बड़े विद्वान उपस्थित होते हैं। और यहाँ पर एक और प्रचलन है, मिथिलांचल के जो ब्राह्मण लोग होते हैं उनका पूरा वंशावली तुम्हें सौराठ में मिल जाएगा। समझ गए? सिमरिया मेला जैसे बाकी पूरे देश का कहाँ मिल जाता है? हरिद्वार में। उसी तरह से बिहार के लोगों का कहाँ मिल जाएगा? सौराठ में, उत्तरी बिहार में। सिमरिया मेला पता ही है, बेगूसराय जिला में, गंगा के समीप। बेगूसराय जिले में सिमरिया गांव गंगा नदी के तट पर स्थित है। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्मस्थल है। हरिद्वार की तरह यहाँ भी गंगा का अत्यधिक धार्मिक महत्व है। वर्ष में 2 बार मेले का आयोजन होता है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह मेला मुख्य रूप से गंगा स्नान और स्नानोपरांत दान के लिए आयोजित किया जाता है। मलमास मेला, इसको मलेक्ष मास मेला भी बोलते। 2 मास मेला भारतीय पंचांग के अनुसार प्रत्येक तीसरे वर्ष मलमास होता है, अर्थात वर्ष में 1 माह अधिक हो जाता है। इस अवसर पर एक मेले का आयोजन राजगीर में होता है। कहाँ पर होता है मलमास मेला? राजगीर में। ऐसी मान्यता है कि पुराणों में वर्णित 33 कोटि देवी 33 करोड़ जो देवी देवता है ना, कोटि का तक करोड़ होता है, वो सारे आते हैं इस दिन राजगीर और इस मास में यहाँ निवास करते हैं। हिंदू लोग इस मेले को काफ़ी पवित्रता और आस्था के साथ मनाते हैं, मनाना चाहिए। अगला है ककोलत मेला। प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर नवादा जिले में ककोलत और एक चीज़ है, क्या है? जलप्रपात। पढ़ा होगा सबने, मैंने पढ़ाया है। नामक स्थान पर ककोलत पर नवादा जिले में धार्मिक आयोजन 6 दिनों तक किया जाता है। हरदी मेला प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि के पर्व पर यह मुजफ्फरपुर जिले के हरदी नामक प्रखंड में 15 दिन के लिए आयोजित होता है। सहोदरा मेला पश्चिमी चंपारण के सहोदरा के सुभद्रा के अति प्राचीन मंदिर में प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला मुख्यतः थारू जनजाति के लोगों से संबंध है। थारू जनजाति संबंधित एकमात्र मेला आया अभी तक सहोदरा मेला, इसलिए इसे थारुओं का मेला भी कहा जाता है। थारुओं का मेला निम्न से किसको कहा जाता है? तो सहोदरा मेला को। विवाह पंचमी मेला, इस मेले का आयोजन अगहन माह के पंचमी तिथि को सीतामढ़ी में किया जाता है। क्यों किया है? तो इस दिन भगवान राम का सीता जी के साथ विवाह हुआ था, विवाह पंचमी के दिन। इसी समय यहाँ पशुओं का मेला भी लगता है। चैत्र नवमी मेला, इस मेले का आयोजन भगवान राम के जन्मोत्सव पर प्रतिवर्ष चैत्र माह में सीतामढ़ी में किया जाता है। इस अवसर पर यहाँ बिहार का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला भी लगता है। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? यहीं पर सीतामढ़ी में, चैत्र नवमी मेला। और यहीं पर एक और मेला लगता है, विवाह पंचमी मेला, इसमें भी पशु मेला लगता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वैशाली का मेला भगवान महावीर के जन्मस्थली वैशाली में
चैत्र त्रयोदशी को यह मेला आयोजित होता है। इस मेले में जैन धर्मावलंबी पूरे देश से एकत्र होते हैं। इस अवसर पर यहाँ बहु सिद्धांत संगोष्ठी एवं विद्वत सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। विद्वानों का सम्मेलन सब आयोजित किया जाता है। सीतामढ़ी का मेला, सीतामढ़ी फिर से आ गया मेला। प्रत्येक वर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी के अवसर पर, देखो सीतामढ़ी का मतलब क्या होता है, सीता का मतलब सीता जी, मढ़ी का मतलब उनका जन्मस्थल। तो यहाँ पर राम भगवान संबंधी सारे होंगे। तो एक रामनवमी, राम भगवान के जन्म वाला हो गया। एक विवाह पंचमी, देखो ये विवाह पंचमी वाला सीतामढ़ी में हो गया। एक चैत्र नवमी मेला भी होता है। ओके, भगवान राम के जन्मोत्सव पर भी होता है। ये भी वही हो गया। रामनवमी वाला भी वही हो गया। इस दिन भगवान रामचंद्र, माता सीता, राम भक्त हनुमान की पूजा होती है। नगर स्थित जानकी मंदिर के पास विवाह पंचमी मेला भी आयोजित होता है इसी दिन। विवाह पंचमी का मेला काफ़ी भव्य और आकर्षक होता है। इसका आयोजन राम जानकी विवाहोत्सव के रूप में किया जाता है। बौंसी मेला, इस मेले का आयोजन भागलपुर बांका जिले में मंदार पर्वत के नीचे किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मंदार पर्वत का इस्तेमाल समुद्र मंथन के दौरान मथनी के रूप में किया गया था। यह मान्यता भी है कि यहाँ अवस्थित एक पवित्र कुंड में स्वयं भगवान विष्णु ने स्नान किया था। इसीलिए इस मेले का बड़ा धार्मिक महत्व है बौंसी मेला का। ओके, यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस पवित्र कुंड में स्नान करते हैं और फिर दान पुण्य करते हैं। यहाँ विभिन्न सरकारी कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। बक्सर का मेला, इस मेले का आयोजन चैत्र शुक्ल के पक्ष की नवमी का आयोजित होता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम लक्ष्मण त्रेता युग में यहाँ पधारे, गुरु विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण की, तत्पश्चात उन्होंने राक्षसों का नाश किया था। तारिका को जो मारा था, तारिका वो बक्सर में ही रहती थी राक्षसी। और वाल्मीकि स्थान जो है, जहाँ भगवान राम ने वाल्मीकि आश्रम, अहिल्या स्थान वो यही है बक्सर के पास ही। जैसे नाथ मंदिर, नवलखा मंदिर, ये सब है यहाँ। बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मेला, इस मेले का आयोजन बक्सर जिले के ब्रह्मपुर नामक गांव में किया जाता है। शिवरात्रि, बैसाख कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि को वर्ष में 2 बार इस मेले का आयोजन होता है। यह मेला बृहद पशु मेला के नाम से मेला माना जाता है। यह देश के विकसित नस्ल के पशुओं की खरीद बिक्री के लिए बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मेला बक्सर में प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु पहले बाबा ब्रह्मेश्वर पर जल चढ़ाते हैं। दीपावली मेला, पावापुरी नालंदा जिले में अवस्थित है। यह जैनों के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। यह दीपावली महावीर के निर्वाण दिवस के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन होता है। इस मेले में बड़े पैमाने पर जैन धर्मावलंबी भाग लेते हैं। 2 जैनों का आया, एक 10 लक्षणम और एक दीपावली मेला। बरगांव का मेला, बरगांव नालंदा जिले में अवस्थित है। बिहार प्रसिद्ध छठ पर्व के अवसर पर यहाँ एक भव्य मेले का आयोजन होता है। इस अवसर पर लोग यहाँ के तालाब में स्नान कर सूर्य को अर्घ्य दान देते हैं। नालंदा के अंगारी, औरंगाबाद के देव, पटना के उलार, भोजपुर के बेलूर में भी इस तरह के मेले का आयोजित किए जाते हैं। पटना साहिब गुरुद्वारे का मेला, पटना साहिब सिख गुरु समुदाय का लोक पवित्र स्थान है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था यहाँ पर। सिखों का अंतिम और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म यहीं हुआ था। पूरे देश के सिख समुदाय लोग इनके जन्मस्थल दिवस के अवसर पर यहाँ इकट्ठा होते हैं। इस अवसर पर झांकी भी निकाली जाती है। मनेर शरीफ एवं मखदूम साहब का उर्स, मखदूम साहब याहिया शाह मनेरी के नाम पर मनेर और बिहार शरीफ में 2 अलग तिथियों को उर्स का आयोजन होता है। मनेर के उर्स का काफ़ी महत्व है। कौन है ये? याहिया शाह मनेरी हैं। यह उर्स में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोगों के द्वारा मजार पर चादर चढ़ाई जाती है और मन्नतें मांगी जाती हैं। मेष संक्रांति का मेला, इस मेले का आयोजन बिहार के अनेक भागों में होता है। इसे सतुआ संक्रांति, सिरुआ बिसुआ इत्यादि के नाम से मिथिलांचल क्षेत्र में इसको जूर शीतल भी कहा जाता है। ओके, सतुआ संक्रांति और भी पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, देख रहे हो। सबौरा मेला, भागलपुर में सबौरा कृषि महाविद्यालय में इस मेले का आयोजन किया जाता है। यह महाविद्यालय राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय का अधीन है। इस मेले में कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित नए किस्म के फल फूल सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। जो नए किस्म के फल फूल विकसित किए हैं कृषि विश्वविद्यालय ने, उसकी प्रदर्शनी लगाते हैं सबौर मेला में, ताकि लोग उसको देखें और खरीदें, उसका बीज ले जाएं, अधिक उत्पादन और लाभ कमाएं। वैज्ञानिक अन्य लोगों के नवीनतम अनुसंधान को की भी जानकारी देते, ताकि इस नई तकनीक का लाभ उठा किसान बेहतर उत्पादन कर सकें, पैसा कमा सकें। सिंहेश्वर स्थान का मेला, यह स्थान बिहार के मधेपुरा जिले में पड़ता है। यहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर है। हर वर्ष शिवरात्रि के समय यहाँ पर मेला लगता है सिंहेश्वर स्थान में। दूर दूर से लोग भगवान शिव को जल चढ़ाने आते हैं। इस मेले में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से प्रदर्शनियाँ लगाकर सामानों की खरीद बिक्री होती है।
पटना पुस्तक मेला, जो लोग पटना में रहते हैं वो गए होंगे यहाँ। पटना के गांधी मैदान में नवंबर दिसंबर के माह में पुस्तक मेला लगता है। पटना पुस्तक मेले की परंपरा सन 1971 में प्रारंभ हुई थी, 1971 में, जब नेशनल बुक ट्रस्ट ने काफ़ी छोटे पैमाने पर पुस्तक मेले का आयोजन किया था। एनबीटी ने, नेशनल बुक ट्रस्ट जो होती है, उसने आयोजन किया था। बहुत अच्छी किताबें छापता है, सस्ती सस्ती। झांझर कुंड महोत्सव, झांझर कुंड महोत्सव, यह महोत्सव का आयोजन सासाराम के सिख अघेरी समुदाय के लोग करते हैं। इस महोत्सव का आयोजन कैमूर पर्वत श्रृंखला पर झांझर कुंड एवं धुआं कुंड के बीच होता है। इस महोत्सव का आयोजन बरसात के दिनों में होता है। उपरोक्त मेले के अतिरिक्त बिहार में छोटे छोटे मेलों का भी आयोजन स्थानीय स्तर पर होता है। इस मेले में प्रमुख हैं महारानी त्रिपुरा सुंदरी मेला, बरहिया काली पूजा मेला और गुलाब बाग मेला, बेतिया मेला, पंचकोश मेला, गुप्तधाम मेला। ओके, ये अलग अलग जिलों में होते हैं ये सारे मेले। बिहार के प्रमुख मेले एवं उत्सव, तो ये सब हमने पढ़ा है, ये सब लिस्ट मिल जाएगा, ले लेना। अब हम आ गए प्रश्न पर। अब हम प्रैक्टिस करेंगे सारे। इसमें कुल 38 प्रश्न हैं, 38 प्रश्न हैं। एक एक करके देखते चलते हैं। बिहार के दीदारगंज से प्राप्त यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्ति किस कला से संबंधित है? कुछ देर पहले ही हमने देखा था, पहला का सी हो जाएगा, मौर्य काल से संबंधित है। दूसरा है सुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? सुंग कला के, तो सी बोधगया से प्राप्त हुए हैं। बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ है। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन किसकी थी? तो तीसरा का होगा धीमन या बिठपाल। पढ़ा है हमने, पीछे नाम आया था इन दोनों का, कांसा के मूर्ति निर्माण में। अगला है पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप, तो चौथा का हो जाएगा डी, नालंदा से प्राप्त हुआ है। मिथिला के प्रख्यात कवि विद्यापति ने किस राग का सृजन किया था? चैता, फाग, नचारी, तो पांचवा का क्या हो जाएगा? नचारी का किया था, नचारी का, भगवान शंकर का। और इसकी चर्चा अबुल फजल ने आईन अकबरी में भी की है। बिहार मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? मुगल का, तो पता ही है। छठा का क्या होगा? पटना स्थित सांगी मस्जिद, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा, पटना में स्थित सैफ खां का मकबरा, शेर शाह का मकबरा, तो छठा का बी होगा, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। ओके। सातवां है फाग राग का सृजन बिहार में किसने किया था? फाग राग पूछा है, सातवां का क्या हो जाएगा? महाराजा नवल किशोर सिंह जी ने किया था। आठवां है बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? आठवां, तो आठवें का क्या हो जाएगा? विवाहोत्सव पर लगनी राग गाया जाता है, लगन के समय पर लगन वाला राग। नौवां है वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो नौवां का हो जाएगा डुमरांव में, डुमरांव में जन्म हुआ था इनका। ओके। 10वां है कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो सबको पता है शहनाई बजाते थे। 11वां है बिहार में प्रचलित संगीत में निम्नलिखित में से कौन सा राग नहीं गाया जाता है? लगनी, मल्हार, नचारी, चैता, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा होगा? 11 का हो जाएगा बी, मल्हार नहीं गाया जाता है। 12वां है संत सरफुद्दीन याह्या मनेरी का मकबरा किस जिले में है? 12 का क्या हो जाएगा? पटना जिले में है, मनेर में। थंका चित्रकला का संबंध किस धार्मिक संप्रदाय से है? थंका चित्रकला, तो 13 का हो जाएगा, 13 का हो जाएगा बी, बौद्ध चित्र से है, बौद्ध धर्म से। पटना कलम संबंधित नीचे कुछ कथन दिए गए, कूट की सहायता सही कथन का चयन कीजिए। तो 14वां क्वेश्चन है ये, 14 का, पटना कलम चित्रकला के तहत केवल व्यक्ति विशेष के चित्र बनाए जाते हैं? तो नहीं, ये गलत था। पटना में सामान्य लोगों के जीवन से भी संबंधित चित्र बनाए गए हैं। ओके, सॉरी ये थोड़ा सा इधर उधर आ गया। स्टेटमेंट था पटना कलम चित्रकला में मुख्यतः गहरे भूले लाल और गहरे नीले रंग का प्रयोग किया जाता था। 14 का आंसर हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट ही नहीं दिया है, 2-3 आंसर दिया है, तो दूसरा केवल सही है इसका। ओके, पहला वाला गलत था। 15 नंबर है कि नीचे दिए कथनों विचार कर कूट की सहायता सही कथन का चयन कीजिए। तो 15 में कौन सा है? पाल शासकों के समय बिहार में तार पत्र पर चित्रकला काफ़ी प्रसिद्ध थी, सही है ये। गया स्थित बरावर पहाड़ी के गुहा चित्र पालकालीन है? नहीं, ये मौर्यकालीन है, पता ही है। बिहार में चित्रकला के प्रारंभिक साज पालकाल से प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही, 1 और 3 हो जाएगा 15 का। 16 है पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन से हैं? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सेवक राम जो हैं, सेवक राम। 17 है पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार हैं हुलास लाल, जयराम दास, शिवदयाल, ईश्वरी प्रसाद, उपयुक्त सभी, तो 17 का आंसर हो जाएगा सारे ही हैं, पढ़ा था हमने ऊपर सबके नाम। 18 है कि पटना कलम चित्रकला शैली संबंधित है, किससे संबंधित है? 18वां,
18 का ए हो जाएगा, परवर्ती मुगल काल से, जब मुगल काल खत्म हो रहा था। 19 नंबर है कि मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह लोक कला है, इसमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो 19 का आंसर हो जाएगा। यह चित्र 3 प्रकार के होते हैं, भित्ति, अरिपन, पटचित्र, तो सारे ही सही हैं, डी हो जाएगा। 20 नंबर है कि मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार हैं कौशल्या देवी, सिया देवी, शशिकला देवी, उपयुक्त सभी, तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, डी उपयुक्त सभी हैं। प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के समय गायिका नर्तकियों की उपस्थिति के साक्ष्य मिलते हैं, राजगीर से, वैशाली से, दोनों जगह से, कहीं से भी नहीं, तो 21 का आंसर हो जाएगा दोनों जगह से। आम्रपाली का जो नाम आता है। 22वां का पटना कलेक्ट्रेट और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित हैं, तो 22 का हो जाएगा हॉलैंड, डच शैली से प्रभावित है। पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करती है किसकी, गौथिक शैली की, 23 का ए हो जाएगा। 24 है पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित हैं, 24 का हो जाएगा सी, यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली से। ओके। 25वां है मगही बोली के पहले कवि कौन थे, मगही बोली के पूछा है, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ईशान थे मगही के। अगला है 26 बिहार के पेंटिंग विद्या कौन सी है, पेंटिंग विद्या, तो 26 का हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग। इन सब में से मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी, अंग, भागलपुर, सांप वाला चित्र शैली। विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नाटक नृत्य है, विदेशिया तो बिहार का है, पता ही है, भिखारी ठाकुर वाला। 29 है कि जॉट जटिन लोक नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है, जॉट जटिन बिहार में प्रसिद्ध है। 30 है बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है, तो मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति जी को, 30 का सी हो जाएगा। 31 है बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सा है, तो छठ पूजा, 31 का डी। 32 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में झरनी नृत्य किस समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, झरनी किसका था, याद करो, मुस्लिमों का त्यौहार था। डोमकच क्या है, भक्तिपूर्ण धार्मिक नाटक, बिल्कुल भी नहीं। महिला प्रधान नाट्य, भाई बहन आधारित मुस्लिम समाज का लोक नृत्य, तो बी हो जाएगा, महिला प्रधान नाट्य है, ठीक है, 33 का बी हो जाएगा। 34 मधुश्रावणी पर विशेष रूप से मनाया जाता है मिथिलांचल क्षेत्र में। कालिदास रंगालय कहाँ पर स्थित है, 35 का हो जाएगा बी, पटना में है, सॉरी इसका था पटना में है, 35 का बी पटना में, मधुश्रावणी का था मिथिलांचल। भोजपुरी के जन कवि किसे कहा जाता है, भोजपुरी के जन कवि हैं भिखारी ठाकुर, 36 का बी। वैशाली का मेला जो चैत्र शुक्ल के त्रयोदशी में आयोजित की जाती है संबंधित है बौद्ध धर्मावलंबियों से, जैन धर्मावलंबियों से, वैष्णव धर्म से, तो 37 का हो जाएगा जैन धर्मावलंबियों से। हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है सोन गंगा के संगम पर, निरंजना नदी के गंगा गंडक के संगम पर, तो सी हो जाएगा गंगा गंडक के संगम पर। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, ताकि और भी लोगों को पता चले कि कोई केबीसी नैनो बिहार समग्र पढ़ा रहा है। ओके, थैंक यू सो मच।